एपिसोड 691। आसमानी मीनार में त्रिपाठी जीवप्ती का आगमन। यद्यपि इस स्थान पर कृषकों की भीड़ मेघ ज्योति संप्रदाय जितनी सघन नहीं थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि इन अभ्यासों का समग्र स्तर मेघ ज्योति संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था। यहाँ की जीवन शक्ति किसी नदी की भांति समृद्ध थी, जो पर्वत घाटी के बीच से अनवरत बह रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती तो अभी अभी पहुंचे थे, पर मात्र एक श्वास लेने भर से ही उन्होंने महसूस किया कि उनका रोम रोम शांत हो गया, मन रिलैक्स हुआ और पूरा शरीर तनावरहित हो गया। पर्वत घाटी इतनी विशाल थी कि त्रिपाठी जीवप्ती को हवा में खड़े होकर भी उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। वह चकित हुए बिना न रह सका। इसे पर्वत घाटी कहने के बजाय इसे एक धसी हुई समतल भूमि कहना अधिक सटीक होगा। उस पर्वत घाटी के चारों ओर 100 से अधिक पर्वत शिखर थे जो सीधे आकाश को भेद रहे थे। इन शिखरों पर अनेक पक्षी, जंगली जानवर, आत्मा औषधियां और दिव्य वनस्पतियां उग रही थीं, जो एक जीवंत ऊर्जा विकीर्ण कर रही थीं। ये पर्वत शिखर पर्वत घाटी के चारों ओर बिखरे हुए प्रतीत हो रहे थे, किंतु त्रिपाठी जीवप्ती को सदैव ऐसा महसूस होता था कि वे एक विशेष क्रम में व्यवस्थित थे। दूर दूर की जीवन शक्ति किसी रहस्यमय बल द्वारा आकर्षित हो रही थी और लगातार उन आसपास के सैकड़ों पर्वत शिखरों के माध्यम से पर्वत घाटी में प्रवाहित हो रही थी, जिससे घाटी के अभ्यासी और उन शिखरों पर उगने वाली औषधियों का पोषण हो रहा था। विराट और फीयू ने एक दूसरे को देखा और गुप्त रूप से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती एक ही दृष्टि में यहाँ के रहस्य को भांप गए थे। स्पष्ट है, उनकी दृष्टि असाधारण थी। ये 100 पर्वत शिखर ही मेरे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय का आधार हैं, विराट ने समझाया। ओह, क्या उनमें कुछ विशेष है? स्वाभाविक रूप से है, विराट ने धीरे से सिर हिलाया। तुमने ध्यान दिया होगा कि बाहर की जीवन शक्ति संप्रदाय की ओर एकत्रित हो रही है। यही 100 शिखर आत्म श्रृंखला है। आसपास के 101 पर्वत शिखरों को धुरी बनाकर यह एक आश्चर्यजनक विशाल आत्म श्रृंखला है। इनमें से आधे पर्वत शिखर ही प्राकृतिक रूप से बने हैं, और बाकी आधे, वे तो हमारे आदि संस्थापक द्वारा निर्मित किए गए थे। विराट मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवप्ती स्तब्ध रह गए और बोले, आपके संप्रदाय के आदि संस्थापक वास्तव में अद्भुत हैं। स्वाभाविक रूप से, जब किसी की शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो वे नदियों और समुद्रों को पलट सकते हैं, यहाँ तक कि तारों को तोड़कर चंद्रमा को भी बुला सकते हैं। यह अफवाह है कि कुछ संत कोटि के स्वामी तारामंडल की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं और सितारों से सभी प्रकार के महान अवसर और भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तारामंडल की गहराई में त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें विस्मय से भर गईं। यह ऐसा था जैसे उनके सामने एक महान द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो, जिससे उन्हें वे रहस्य देखने को मिल रहे थे जिनकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह ध्यान से सुनते हुए अपनी आंखें चमकाए बिना न रह सका। तारामंडल की गहराई में, विराट ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तुमने कुछ दिन पहले वृद्ध भीष्म के हाथ में एक अजीब सियान पत्थर देखा था। वह तारामंडल का एक उत्पाद है। वह टोंग जुबान क्षेत्र में मौजूद नहीं है। वह पत्थर बेहद कीमती था। दुर्भाग्य से अंत में वह क्षतिग्रस्त हो गया। तारामंडल के भीतर सभी प्रकार की जड़ी बूटियां और अयस्क हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे सभी संत कोटि से कहीं श्रेष्ठ हैं। वहां तारामंडल जानवर भी हैं जो संत कोटि के स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल है। शायद सबसे छोटा भी मेरे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय की पर्वत घाटी से बड़ा हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने विस्मय के भाव के साथ अपना मुंह खोल दिया। विराट ने जो कहा वह अविश्वसनीय था। ये सब तो मात्र एक किंवदंती है। जहां तक तारामंडल कैसा है, वास्तव में मैं भी नहीं जानता। किसी भी स्वामी ने कभी यह साबित नहीं किया है कि वे तारामंडल में प्रवेश कर चुके हैं। विराट ने सूंघा और आगे कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। किंतु आपके ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय की 100 शिखर आत्म श्रृंखला भी काफी अद्भुत है। जिस जगह से मैं आया हूँ, वहां यह एक अकल्पनीय उपलब्धि है। तुम कहाँ से आए हो? विराट अचंभित हुआ। मैं एक छोटी सी जगह से आया हूँ। यह एक दूरस्थ स्थान है। इस दुनिया जितना अद्भुत नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से समझाया। तो ऐसी बात है, विराट ने धीरे से सिर हिलाया। 100 शिखर आत्म श्रृंखला वास्तव में एक शानदार उपलब्धि है। टोंग जुबान क्षेत्र में भी ऐसा कुछ दुर्लभ ही देखने को मिलता है। यह आत्म श्रृंखला न केवल जीवन शक्ति को एकत्रित करती है, बल्कि एक महान आपदा की स्थिति में एक रक्षात्मक भूमिका भी निभाती है। हालांकि किसी ने भी मेरे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की है, इसलिए मैंने कभी 100 शिखर आत्म श्रृंखला को पूरी तरह से सक्रिय होते हुए नहीं देखा। तुम दोनों को बकवास करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से नीचे उतरो। फीयू ने अधीरता से उन दोनों के बीच की बातचीत को बाधित किया। मुझे तुम्हें छोटे भाई से मिलवाना है। विराट ने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ अच्छे संबंध बनाने का निर्णय लिया, इसलिए उसके संबोधन का तरीका अधिक अंतरंग हो गया। विराट ने और कुछ नहीं कहा और त्रिपाठी जीवप्ती और फीयू को पर्वत घाटी में नीचे ले गया। शायद इसलिए कि यहाँ की जीवन शक्ति आभा बहुत समृद्ध थी। हवा से नीचे देखने पर दृश्य बहुत स्पष्ट नहीं था। पर्वत घाटी के नीचे सब कुछ बादलों और कोहरे में ढका हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि यह कोई खतरनाक जगह हो। कुछ ही क्षणों में तीनों उतर गए। जैसे ही विराट आगे बढ़ा, रास्ते में मिलने वाले ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के शिष्यों ने सभी ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। इन अभ्यासों का अभ्यास कम नहीं था। उनमें से अधिकांश अमर आरोहण सीमा तक पहुंच चुके थे। उनकी आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जो समान क्षेत्र के किसी भी अन्य अभ्यासी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत लगती थी। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती चकित हुए बिना न रह सके। इन ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के शिष्यों में सभी की जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उनका शरीर और नसें असाधारण रूप से मजबूत थीं और उनकी उत्तम कुमार भी अत्यंत समृद्ध थी। जाहिर है, उनकी युद्ध शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बचाए गए 5 शिष्यों को इन लोगों को सौंपने के बाद विराट त्रिपाठी जीवप्ती को एक अपेक्षाकृत दूर के आंगन में ले गया और कहा, तुम अभी यहीं रुक सकते हो। मैं मार्शल पूर्वज को रिपोर्ट करने के बाद तुम्हें खोजने आऊंगा। क्या मुझे अब उस वरिष्ठ से मिलने की जरूरत नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। उन्होंने सोचा था कि उन्हें तुरंत ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज से मिलना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती के हृदय में कई प्रश्न थे और वह अपनी शंकाओं को हल करने के लिए इस संत कोटि के स्वामी से मिलना चाहते थे, लेकिन विराट की बातें सुनकर जाहिर है कि अभी समय नहीं आया था।
तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मार्शल पूर्वज तुम्हें बुला न लें। विराट मुस्कुराया और अधिक कुछ न कहते हुए लापरवाही से मुड़ा और चला गया। फीयू ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और विचारपूर्वक कहा, तुम्हें बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। मार्शल पूर्वज तुम्हारे जैसे छोटे लड़के के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। अगर वह वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो वह विराट को नहीं भेजते। मैं तुम्हें समय बिताने के लिए 2 चीजें देती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अचानक 2 चीजें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर फेंकी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें पकड़ा और पाया कि वे वास्तव में किसी अज्ञात पत्थर सामग्री से बनी हथकड़ियां थीं। ये क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी जांच की और पाया कि उनमें कुछ भी खास नहीं था। उन्हें हाथ में तौलने पर उनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक नहीं लगा और उनके अंदर आत्मश्रृंखला या ऊर्जा के कोई निशान नहीं थे। वे वास्तव में केवल खिलौनों की तरह लग रहे थे। जहां तक संभव हो अपनी उत्तम कुमार को इनमें डालने का प्रयास करो। फीयू ने उन्हें याद दिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अपनी उत्तम कुमार को दोनों हथकड़ियों में प्रवाहित कर दिया। अगले ही क्षण उन्हें अचानक एक भारीपन महसूस हुआ। ये भारीपन इतना अधिक था कि वह भी उसे मजबूती से पकड़ नहीं पाए। उनका शरीर आगे की ओर खींचा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़े। हवा में कुछ बार डगमगाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती इस शर्मनाक स्थिति से बचने में सफल रहे। होंग होंग, 2 दबी हुई आवाजों के साथ दोनों हथकड़ियां जमीन पर गिरी, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। सामने के दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया। हंसी के एक फव्वारे के साथ फीयू बहुत खुश लग रही थी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और इस सुंदर महिला को घूर कर देखा। क्योंकि उन्हें लगा था कि इस महिला का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शैतान होगी। वे दोनों हथकड़ियां स्पष्ट रूप से कोई साधारण खिलौना नहीं थी, बल्कि किसी महान महत्व की चीज थी। बहन बस तुम्हें सिखा रही है, किसी पर आसानी से भरोसा मत करो। फीयू हंस पड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। धन्यवाद चाची, तुम वास्तव में कपटी हो। फीयू की हंसी अचानक रुक गई। उसकी सुंदर आंखें आग उगलती हुई त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगीं। पास के एक पेड़ के ऊपर से हंसी का एक फव्वारा आया। फीयू ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल जल ड्रैगन को बुलाया, उसे पेड़ में छिपे हुए व्यक्ति की ओर उड़ाया और उसे काटने के लिए भेजा। अगर तुमने एक और बार हंसा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। फीयू ने उस आदमी को ठंडी निगाह से घूर कर देखा। उस आदमी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और फिर से हंसने की हिम्मत नहीं की। अपनी उंगली झटकाकर फीयू के जल ड्रैगन को तोड़ दिया और बिजली के एक बोल्ट की तरह गायब हो गया। उसकी आवाज दूर से आती रही, लड़के, अगर तुम लंबा जीवन जीना चाहते हो तो उस पागल औरत से दूर रहना ही बेहतर होगा। रिमारू, तुम आज मरे। फीयू का कोमल शरीर चमका जैसे ही वह उसका पीछा करने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया। एक और उत्कृष्ट कोटि का स्वामी। अभी अभी यह आदमी पास में छिपा हुआ था, यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती ने भी उसे नोटिस नहीं किया था। उसकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी। हालांकि यह केवल एक त्वरित झलक थी, त्रिपाठी जीवप्ती इस आदमी के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। वह पतला, छोटा था और उसके मुंह के दोनों ओर मूंछें थीं, जिससे उसे एक अत्यंत दयनीय रूप मिला था। वह एक ऐसा स्वामी था जिसे याद रखना विशेष रूप से आसान था। यहाँ आते समय विराट ने उसे बताया था कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय में 4 तृतीय कोटि उत्कृष्ट संरक्षक हैं। विराट और फीयू उनमें से एक थे। ये रिमारू भी उनमें से एक होना चाहिए। जहां तक शेष एक का सवाल है, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे अभी तक नहीं देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इन चारों में से सभी का अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना विशिष्ट स्थान था। विराट की विशेषताएं अग्नि थी, फीयू की जल और रिमारू की गति या शक्ति होनी चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से इस आदमी की अचानक शक्ति को देखा था और स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि वह कितना अत्याचारी था। अपनी जगह पर खड़े होकर कोई भी उनका अभिवादन करने नहीं आया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती का भाव कुछ अजीब हो गया। इतने शक्तिशाली संप्रदाय में आने के बाद भी अपने कार्यों का विशिष्ट कारण न जानने से त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ असहजता महसूस हुई। हालांकि इसके बारे में बहुत अधिक सोचने का कोई मतलब नहीं था। अभी वह केवल ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के आदि संस्थापक से मिलने तक इंतजार कर सकता था ताकि स्पष्टीकरण मांगा जा सके। उनकी आंखें चमक उठीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने सामने गड्ढे में पड़ी 2 अजीब हथकड़ियों को घूर कर देखा और उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उन्होंने उन्हें छुआ तो त्रिपाठी जीवप्ती यह जानकर हैरान रह गए कि ये दोनों हथकड़ियां बिल्कुल भी भारी नहीं थीं। जैसा कि उन्होंने पहले महसूस किया था, उनका वजन अधिकतम आधा किलोग्राम था। हालांकि अभी अभी वे इतनी भारी थीं कि उन्होंने लगभग उन्हें उड़ा ही दिया था और यहाँ तक कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा भी बना दिया था। माथे पर बल डालकर और एक पल के लिए संकोच करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी उत्तम कुमार को हथकड़ियों में प्रवाहित कर दिया। अगले ही पल त्रिपाठी जीवप्ती की भौहें चढ़ गईं। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, जैसे ही उन्होंने अपनी उत्तम कुमार को प्रवाहित किया, उनके हाथों की दोनों हथकड़ियां बहुत भारी हो गईं, जिससे उनके कंधे थोड़ा कांपने लगे। प्रवाहित करना जारी रखा, भारीपन की भावना और अधिक तीव्र होती गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने पाया कि वह अब दोनों हथकड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे थे। उनका वजन कम से कम 5 या 6 हजार किलोग्राम था। जिस स्थान पर वह खड़ा था, वह अचानक मकड़ी के जाले की तरह दरार पड़ने लगा, जैसे कि जमीन इतने बड़े दबाव को झेलने में असमर्थ हो। इन 2 हथकड़ियों के रहस्य को समझने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती खुशी से मुस्कुराए। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि फीयू ने जो चीजें उन्हें फेंकी थीं, वे वास्तव में अच्छी थीं। वे न केवल समय बिताने के लिए उपयोगी थीं, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति को निखारने के लिए भी उपयोगी थीं। आगे पढ़ने के लिए क्या आप त्रिपाठी जीवप्ती के अगले कदम के बारे में जानना चाहेंगे, या ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज से जुड़ी कोई जानकारी? एपिसोड 692। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय, रहस्य और बंधन। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के भीतर एक गुप्त कक्ष में गहन शांति छाई थी।
वहां विराट नाम का शिष्य जो पहले कांग्यान था अत्यंत आदर से खड़ा था, अपने मार्शल पूर्वज को त्रिपाठी जीवप्ती यांकाई से भेंट के बाद की सारी घटनाएं सुना रहा था। हर शब्द में विस्मय और चिंता का मिश्रण था। जब पूर्वज ने सुना कि त्रिपाठी जीवप्ती ने सोलंकी सुरेंद्र कुमार शिया चेंगियन की आंखों के सामने ही नीलकमल, दुवान है और नीलम जूकी जैसे महारथियों का वध कर दिया, तो उनके अधरों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। किंतु अगली बात सुनकर स्वयं मार्शल पूर्वज भी चकित रह गए। उन्होंने उस गुफा की घटना के बारे में सुना था, लेकिन ये रहस्योद्घाटन उन्हें चौंका गया। क्या उसके पास अग्निदाह ज्ञान सागर कॉन्फ्लेग्रेटेड नॉलेज सीख है? विराट ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। क्या मार्शल पूर्वज को इसकी जानकारी नहीं थी? मुझे पता नहीं, वृद्ध धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज में वर्षों का अनुभव घुला था। मुझे बस इतना आभास हुआ था कि इस विकट परिस्थिति का समाधान केवल उसी की मदद से हो सकता है। इसीलिए जब तुम लोग लौटने वाले थे तो मैंने फेयू को उसके पास भेजा। तो क्या आपने उस बालक को पहले कभी नहीं देखा? विराट ने पूछा। नहीं, मैंने उससे पहले कभी भेंट नहीं की, लेकिन उसका इस वृद्ध से किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य है। विराट भ्रमित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती का उनके मार्शल पूर्वज से आखिर कैसा संबंध हो सकता है। पूर्वज ने विषय बदलते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारे और वृद्ध भीष्म जुवान के अलावा सोलंकी सुरेंद्र कुमार भी उसके अग्निदाह ज्ञान सागर के रहस्य को जानता है न? विराट का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और रसायन विद्या संघ की वह छोटी लड़की भी जानती है। यहाँ तक कि वापस आते समय फेयू ने भी उसे देखा था। मैं समझ गया, तुम अब जा सकते हो। शिष्य आज्ञा लेता है। विराट ने झुककर प्रणाम किया और कक्ष से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने उज्ज्वल मेघात्मा धर्म ब्राइट थंडर स्पिरिट रिलीजन की दिशा में गहरी सोच के साथ देखा और उसके होठों पर एक क्रूर ठंडी मुस्कान उभर आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय में 2 दिन व्यतीत किए। इन 2 दिनों में केवल फेयू ही उससे मिलने आई थी। विराट का कहीं अता पता न था और न ही किसी और ने उसका स्वागत किया। फेयू ने उसे धन्यवाद के रूप में 1000 केसर शराब 1000 सैफ्लोवा वाइन का एक मर्तबान दिया, ये कहते हुए कि यह गुफा में उसकी मदद के लिए एक भेंट थी। ये सुंदर स्त्री कुछ हद तक बेलगाम और उन्मुक्त थी। जब वह त्रिपाठी जीवप्ती से मिलने आई तो नशे में धुत थी। उसके शरीर से शराब की तीव्र गंध आ रही थी, गाल लाल थे और उसकी पतली गर्दन भी लालिमा से चमक रही थी, जो उसे बेहद आकर्षक बना रहा था। इस बार बहुत अधिक मत पीना, तुम्हारा यह नन्हा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा, फेयू ने मुस्कुराते हुए कहा। 1000 केसर शराब रखकर वह गायब हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती को पता ही न चला कि वह कहाँ चली गई। त्रिपाठी जीवप्ती केवल विवश होकर मुस्कुरा दिया। उसे उस स्त्री के ठिकाने के बारे में पूछने का अवसर भी नहीं मिला। उसने शराब को अपने श्याम पुस्तिका अंतरिक्ष ब्लैक बुक स्पेस में रखा और आंगन में घूमना जारी रखा। बाहरी लोगों की नजर में वह बस आराम से टहल रहा था। उसकी चाल न तो तेज थी और न ही धीमी। हालांकि उसके मांस और रक्त निरंतर बलपूर्वक हिल रहे थे और उसका शरीर एक विशाल और अतुलनीय दबाव को सह रहा था। लेकिन जो बात लोगों को अजीब लगती थी वह ये थी कि जहां भी उसके पैर पड़ते थे वह जगह सामान्य रहती थी और कोई निशान नहीं छोड़ती थी। 3 दिन बाद अचानक विराट प्रकट हुआ और त्रिपाठी जीवप्ती को इशारा करते हुए बोला, मार्शल पूर्वज तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का हृदय धक से धड़क उठा। उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे और वह ये भी जानना चाहता था कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज आखिर किस प्रकार के व्यक्ति हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी ही दूरी तय की थी कि विराट ने अचानक उसे अजीब नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम घबराए हुए हो? नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हारी जीवन शक्ति युवान क्यों लगातार क्यों बाहर निकल रही है? और तुम्हारा शरीर इतना कसा हुआ क्यों है? नहीं, विराट का चेहरा अचानक बदल गया। उसने त्रिपाठी जीवप्ती को ध्यान से देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या फेयू ने तुम्हें आदिम बेड़ियां प्राइमोर्डियल शैकल्स दी हैं? क्या इन्हें आदिम बेड़ियां कहते हैं? विराट ने धीरे से सिर हिलाया। जितनी अधिक जीवन शक्ति इसमें डाली जाती है, बेड़ियां उतनी ही भारी हो जाती हैं। तुम अब कितना भार उठा रहे हो? लगभग 4 से 5 हजार किलोग्राम। तुम सच में अजीब हो, बालक, विराट ने आश्चर्य से कहा। क्या तुमने पहले अपने शरीर को मजबूत बनाने का विशेष अभ्यास किया है? हाँ, किया है। उसकी अदम्य स्वर्णिम कंकाल गुप्त तकनीक अनएल्ड इन गोल्डन स्केलेटन सीक्रेट आर्ट विशेष रूप से उसके शरीर को विकसित करने के लिए थी। अब जब वह 4 से 5 हजार किलोग्राम का भार उठा रहा था तो थोड़ी असामान्यता महसूस होने के अलावा त्रिपाठी जीवप्ती सामान्य से अलग नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि चलते समय भी उसके पैरों ने जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। विराट चकित था। उसने भी पहले फेयू की आदिम बेड़ियां पहनी थी, लेकिन जब वह त्रिपाठी जीवप्ती के स्तर पर था तब वह इतना सहज नहीं हो सकता था। एक रसायन विद्या के साधक का शरीर इतना बलवान कैसे हो सकता है? रसायन विद्या में लीन रहने वाले साधक वर्ष भर साधना में लगे रहते हैं और शायद ही कभी शक्ति साधना के लिए समय निकाल पाते हैं। इसलिए मूल रूप से सभी रसायन विद्या साधक बहुत शक्तिशाली नहीं होते थे। यदि समान स्तर का कोई योद्धा किसी रसायन विद्या साधक से लड़ता तो हारने वाला निश्चित रूप से रसायन विद्या साधक ही होता। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले नीलकमल और नीलम को मार गिराया था और वह पवन नेत्र विंड आइट तथा मेघ नेत्र थंडर आइट से अंदर बाहर हुआ था। विराट ने यह सब स्पष्ट रूप से देखा था और उसे आभास हो गया था कि यह बालक केवल अग्निदाह ज्ञान सागर वाला एक सामान्य आध्यात्मिक स्तर का रसायन साधक नहीं था। काफी देर तक चलने के बाद विराट अचानक एक घर के सामने रुका और बोला, अंदर जाओ, मार्शल पूर्वज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अंदर कदम बढ़ाया। घर में प्रवेश कर एक कोने से मुड़ने पर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक टिमटिमाती मोमबत्ती देखी जो किसी भी क्षण बुझने के कगार पर थी। कमरे में रोशनी बहुत तेज नहीं थी और सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक पतला दुबला वृद्ध पालथी मारकर बैठा था। उनकी आभा एक पुराने कुएं की तरह शांत थी और उनमें कुछ भी खास नहीं लग रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया। वह समझ गया कि यही ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज हैं। चारों ओर देखते हुए वह उनकी ओर चला। उनके सामने पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। कनिष्ठ त्रिपाठी जीवप्ती वरिष्ठ को प्रणाम करता है।
वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए विनम्रता से मुस्कुराए, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम्हारी दृढ़ता अच्छी है और तुम में साहस भी है। आजकल ऐसे युवा को देखना दुर्लभ है। वरिष्ठ बहुत दयालु हैं, बैठ जाओ। त्रिपाठी जीवप्ती उनके सामने एक गद्दी पर पालथी मारकर बैठ गया। बैठने के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसे हवा में हल्की सी रक्त की गंध महसूस हुई। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पूछने की जल्दी मत करो। अपने सामने रखे हुए बंडल को खोलो और देखो, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने नीचे देखा और सचमुच अपने सामने एक बंडल देखा। इस बंडल पर स्पष्ट रूप से रक्त रिस रहा था और रक्त की गंध इसी बंडल से आ रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, लेकिन उसने बंडल खोलने में जरा भी संकोच नहीं किया। अंदर क्या है, ये देखने के बाद उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और सदमे में ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज को घूरने लगा। अंदर एक मानव सिर था। वह सिर उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के धर्मगुरु सोलंकी सुरेंद्र कुमार का था। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बड़े होने से पहले तुम्हारे अग्निदाह ज्ञान सागर का रहस्य कोई उजागर नहीं कर पाएगा। वरिष्ठ की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत उनका आभार व्यक्त किया। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने इन लोगों को तब चुप कराने की योजना बनाई थी जब वह उत्कृष्ट कोटि ट्रांसेंडेंट रील में प्रवेश कर लेता, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के मार्शल पूर्वज इस काम को उसके लिए पहले ही पूरा कर देंगे, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती के दिल का बोझ हल्का हो गया। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती के पास अपने अग्निदाह ज्ञान सागर के रहस्य को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी राय में प्राचीन दानव कुल, एंशिएंट डेमन क्लैन और ताबूत उठाने वाले व्यक्ति कॉफिन कैरिंग मैन के बारे में जानकारी लीक नहीं हो सकती थी। यह एक तुच्छ मामला है। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। अपनी शक्ति और साधनों के साथ उत्कृष्ट कोटि के तीसरे चरण के धर्मगुरु को मारना वास्तव में उनके लिए एक मामूली बात थी। इससे पहले कि सोलंकी सुरेंद्र कुमार प्रतिक्रिया भी कर पाता, उसका सिर जमीन पर गिर चुका था। वरिष्ठ त्रिपाठी जीवप्ती सीधा बैठा और तुरंत पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपने ये क्यों किया? आपने विराट को मुझे खोजने के लिए क्यों भेजा? विराट ने मेरी इतनी अच्छी देखभाल क्यों की? इसके अलावा आपने मेरे लिए उज्ज्वल मेघात्मा धर्म के धर्मगुरु को भी मार डाला। हम इससे पहले कभी मिले भी नहीं हैं, है ना? हाँ हाँ, वृद्ध खिलखिला उठे। इस वृद्ध के पास ऐसा करने के अपने कारण हैं। इस वृद्ध का नाम चू लिंग शियाओ है। जरा सोचो, क्या तुम्हें कुछ याद आया? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया, उसे स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी मिली। वृद्ध को घूरते हुए उसकी आंखों में सतर्कता धीरे धीरे पिघल गई और वे और अधिक उज्ज्वल होती गईं। लगता है तुम्हें कुछ याद आया है, पर तुम निश्चित नहीं हो। तब ये वृद्ध तुम्हें कुछ प्रमाण दिखाता है। चू लिंग शियाओ ने जोर से मुस्कुराया, अचानक अपना हाथ बढ़ाया और त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में ऊर्जा का एक झोंका भेजा। जब त्रिपाठी जीवप्ती अचंभित था, तभी गुप्त कक्ष में जंजीर हिलने की आवाज गूंज उठी। एक सुनहरी जंजीर अचानक हवा से प्रकट हुई और चू लिंग शियाओ ने उसे पकड़ लिया। दानव बंधन जंजीर, डेविल सीलिंग चेन। त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाया। ये वह कलाकृति थी जिसे उसने उच्च गगन मंडप हाई हेवन पवेलियन की कुंडलन सर्पधारा कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में प्राप्त किया था। इसे प्राप्त करने के बाद उसने इसका उपयोग केवल 2 बार किया था। पहली बार जब उसने दुष्ट गुफा ईविल कैवन में दानव सेनापति मेंगे डेमन जनरल मेंगे के आत्मा क्लोन सोल क्लोन को मारा था। दूसरी बार जब उसने दानव स्वामी यांग बाई डेमन लॉर्ड यांग बाई से निपटने के लिए दानव बंधन जंजीर का उपयोग किया था। यांग बाई की मृत्यु के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने दानव बंधन जंजीर वापस ले ली थी, लेकिन अब ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के पितृ संस्थापक एंसेस्ट्रल फाउंडर ने इसे बुला लिया था। यह इस वृद्ध की संपत्ति है। चू लिंग शियाओ ने मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती को केवल इतना महसूस हुआ कि उसके सामने की उलझन अचानक स्पष्ट हो गई और वह सब कुछ अचानक समझ गया। एक अर्थपूर्ण ठहाका लगाते हुए उसने अपना सिर खुजलाया और पूछा, पितृ संस्थापक? चू लिंग शियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। इस वृद्ध ने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ 100 साल बाद कोई वास्तव में उस दुनिया से तुंगशुवान क्षेत्र टोंगशुवान रील्म तक यात्रा कर पाएगा। लगता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने कड़ी मेहनत की है। मैंने बहुत कुछ नहीं सहा, मुझे इस पूरे समय किसी का साथ मिला है। त्रिपाठी जीवप्ती का मूड सूक्ष्म रूप से उत्साहित हो गया क्योंकि उसने चू लिंग शियाओ को देखा। उसे एक आत्मीयता का एहसास हुआ, जैसे वह अभी अभी घर लौटा हो। यह अच्छा है, चू लिंग शियाओ ने धीरे से आह भरी। कुछ 100 साल पहले ये वृद्ध भी तुम्हारी दुनिया में गया था और जानता था कि वहां संसाधन कम थे। तुम्हारा इस स्तर तक पहुंच पाना वास्तव में आश्चर्यजनक है। तो उच्च गगन मंडप वास्तव में आपके द्वारा स्थापित किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठीं। हाँ, चू लिंग शियाओ ने सिर हिलाया। संप्रदाय का नाम मेरे नाम पर रखा गया था। कई साल पहले मैंने एक दानव सेनापति का पीछा करते हुए एक शून्य गलियारे वॉर्ड कॉरिडोर से तुम्हारी दुनिया में पहुंचा। मैंने वहां उसके साथ लड़ाई की और अंत में उसकी आत्मा को बिखेरने में सफल रहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उसके शरीर को नष्ट नहीं कर पाया। इसलिए मेरे पास दानव बंधन जंजीर से उसे बांधकर एक पहाड़ी धारा के नीचे सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने उच्च गगन मंडप की स्थापना की ताकि कोई दानव सेनापति के शरीर की रक्षा कर सके। वहां कुछ दशकों के बाद मैंने ये निर्धारित किया कि दानव सेनापति की आत्मा छिन्न भिन्न हो चुकी है, इसलिए मैंने अपना रास्ता वापस खोज लिया। चू लिंग शियाओ ने आह भरते हुए कहा, समय कितनी तेजी से गुजरता है। क्या तुम उच्च गगन मंडप के शिष्य हो? हाँ, अच्छा। दानव बंधन जंजीर का तुम्हारे पास होना दिखाता है कि तुम्हारे और मेरे बीच किसी न किसी प्रकार का भाग्य है। चू लिंग शियाओ हंसे। पल भर रुककर उन्होंने पूछा, वहां क्या स्थिति है? क्या संप्रदाय ठीक चल रहा है? अब तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले वह लगभग नष्ट हो गया था। ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। जिस संप्रदाय की मैंने स्थापना की उसके प्रति मैं थोड़ा लापरवाह रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत उच्च गगन मंडप के 7 वर्षों से हुई घटनाओं का वर्णन किया, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इतनी खुली और ईमानदार बातचीत किए हुए बहुत समय हो गया था।
उसके सामने बैठे यह वृद्ध न केवल ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के पितृ संस्थापक थे, बल्कि उच्च गगन मंडप के भी पितृ संस्थापक थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से उनसे कुछ नहीं छिपाया। चूलिंग शियाओ ने भी बड़े चाव से सुना, उन्हें दूसरी दुनिया के इस उत्तराधिकारी में काफी रुचि लग रही थी। एपिसोड 693 पुरखों का रहस्य और नए रिश्ते का बंधन। जब बाजपाई अमरीश कांत ने सुना कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख ने सचमुच उत्कृष्ट कोटि के द्वितीय स्तर में प्रवेश कर लिया है, तो उनकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। वह भली भांति जानते थे कि उस दूसरे संसार में इस स्तर की साधना तक पहुंचना किसी असाधारण प्रतिभा और योग्यता के बिना संभव न था। जिस वर्ष वह वहां से विदा हुए थे, उन्होंने कोई विशेष वस्तु पीछे नहीं छोड़ी थी, सिर्फ एक ब्रह्मांड थैला। ये थैला बाद में बाजपाई अमरीश कांत ने त्रिपाठी जीवप्ती को दिया और त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे पाटिल सुमित्रा को सौंप दिया। बाजपाई अमरीश कांत ने सहज भाव से सिर हिलाया, तो तुम मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों से हो। जब यह वृद्ध यहाँ था, तब उसने भी मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों की शक्ति के बारे में सुना था। त्रिपाठी जीवप्ती ने दुख से कहा, वे इस स्थान की तुलना नहीं कर सकते। यहाँ का कोई भी बल मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों से अधिक शक्तिशाली है। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? बाजपाई अमरीश कांत ने पुनः पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत बताया कि कैसे उन्होंने और कविता ने शून्य गलियारा खोजा और इस स्थान पर आ पहुंचे। बाजपाई अमरीश कांत ने सिर झुकाकर कहा, जल आत्मा मंदिर। हाँ, इस वृद्ध ने इसके बारे में सुना है। सागर क्षेत्र में यह एक ऐसा बल है जो जलगुण की गुप्त तकनीकों में विशेषज्ञता रखता है। इस स्थान तक पहुंचना तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये वह मार्ग है जिसे इस शिष्य ने स्वयं चुना है। बाजपाई अमरीश कांत ने स्नेह से पूछा, भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजना है? अभी तो कोई नहीं, पर मैं 2 लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। तुम किसे खोज रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से कहा, मेरी 2 बड़ी बहनें, वे भी यही हैं। ये सुनकर बाजपाई अमरीश कांत मुस्कुराए और सिर हिलाया, उनकी क्या विशेषताएं हैं? मैं संप्रदाय के लोगों से कह सकता हूं कि वे तुम्हारी मदद करें और उन पर नजर रखें। त्रिपाठी जीवप्ती अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत पाटिल सुमित्रा और यादव रवीना रानी की विशेषताओं का वर्णन किया और जोड़ा, कड़ाई से कहें तो वे 4 लोगों का समूह है। मेरी 2 बड़ी बहनों के अलावा एक राक्षस भी है। ये वह राक्षस सेनापति का नश्वर शरीर है जिसे पूर्वज ने उस समय सील किया था, पर अब इसमें एक और राक्षस की आत्मा प्रवेश कर गई है। एक राक्षस स्वामी। पूर्वज निश्चिंत रहें, वह दानव जाति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बस उसकी गुप्त तकनीकें विकृत हैं। उसने मेरी बहुत मदद भी की है और उसे मेरा मित्र माना जा सकता है। वह खुद को बूढ़ा दानव कहता है। मैं उसका विशेष नाम नहीं जानता। बूढ़ा दानव, मैंने उसके बारे में नहीं सुना, पर मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। चौथे के बारे में क्या? वह वृद्ध व्यक्ति उपाध्याय अनीशपाल कहलाता है। वह एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है। उपाध्याय अनीशपाल। बाजपाई अमरीश कांत की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हारा मतलब उपाध्याय अनीशपाल से है? क्या पूर्वज उन्हें जानते हैं? मैं उपाध्याय अनीशपाल नाम के एक व्यक्ति को जानता हूं, पर मुझे नहीं पता कि यह वही व्यक्ति है या नहीं। वह कैसा दिखता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत उपाध्याय अनीशपाल की शक्ल का वर्णन किया, जिससे बाजपाई अमरीश कांत की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उन्होंने बड़बड़ाया, ये सचमुच वही है। पर क्या वह मर नहीं गया था? वह बूढ़ा लोमड़ी अभी भी यही है और यहाँ तक कि तुम्हारे संसार में भी बच निकला। त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य हुआ, पूर्वज, ऐसा लगता है कि आप कोषाध्यक्ष उपाध्याय को अच्छी तरह से जानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने उसके साथ कुछ बार लड़ाई की है, पर हमारे बीच कोई शत्रुता नहीं है। हमने सिर्फ कुछ चालों का आदान प्रदान किया है। पर यह व्यक्ति, उससे निपटना एक बहुत मुश्किल चरित्र है। 200 साल पहले वह एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, पर राक्षस सेनापति के साथ अपनी लड़ाई के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। हम सब ने सोचा था कि वह मर गया है। उन्होंने पूर्वज के साथ लड़ाई की। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें फटी रह गईं। वह किस स्तर पर है? क्या वह पूर्वज के साथ भी लड़ सकता है? एक संत कोटि का स्वामी। बाजपाई अमरीश कांत ने अजीब तरह से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह कुछ बार हिलता रहा, फिर उन्होंने उत्तर दिया, कुछ साल पहले वह सिर्फ शीर्ष अमरता आरोहण सीमा का साधक था। बाद में जब मैं उससे अलग हुआ, तो वह उत्कृष्ट कोटि के द्वितीय या तृतीय स्तर के आसपास था, पर लगता है कि वह किसी तरह की मुहर से सील हो गया है। हा। बाजपाई अमरीश कांत हंसे। वह बूढ़ा कुत्ता इसी के योग्य है। वह अवश्य ही राक्षस सेनापति के गूढ़ स्वर्गीय मुहर से मारा गया होगा। ये 3 परतों वाली मुहर के साथ एक महान दिव्य तकनीक है, पर तुमने जो अभी कहा उसके अनुसार उसे पहली परत पहले ही खोल देनी चाहिए थी। राक्षस सेनापति से अपनी जान बचाकर निकलना उसके लिए दुर्लभ है। उसका भाग्य काफी अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें तेज चमक उठी। उनके चेहरे पर अविश्वास और सदमे का भाव था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें हमेशा कोषाध्यक्ष उपाध्याय इतने रहस्यमय लगते थे। वह वास्तव में एक शीर्ष संत कोटि के स्वामी निकले। उनकी मुहर की पहली परत के खुलने से उन्हें उत्कृष्ट कोटि तक अपनी शक्ति बहाल करने की अनुमति मिली थी। यदि वह दूसरी परत खोल पाते तो वह संत कोटि तक अपनी शक्ति बहाल कर पाते, और यदि वह तीसरी परत खोल पाते तो वह निश्चित रूप से अपनी चरम शक्ति पर लौट पाते। बाजपाई अमरीश कांत बहुत खुश दिखे। तुम मेरे लिए कुछ अच्छी खबर लाए हो। पर उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। जब उसने राक्षस सेनापति के साथ लड़ाई की, तो राक्षस सेनापति को भी थोड़ा नुकसान हुआ था। दानव जाति एक ऐसी जाति है जो प्रतिशोध रखती है, इसलिए अपनी शक्ति पूरी तरह से बहाल होने से पहले ये बूढ़ा कुत्ता खुद को छिपा रहा होगा और दुनिया के सामने खुद को उजागर नहीं करेगा। आखिरकार वह भी एक प्रसिद्ध हस्ती है। एक बार जब दानव जाति को उसके बारे में खबर मिलती है, तो मुझे डर है कि वह बच नहीं पाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती अवाक रह गए। मैं तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की गतिविधियों पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई खबर होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें मेरे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय का शिष्य माना जा सकता है, इसलिए अब से तुम यहाँ शांति से रह सकते हो। खुद को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस जगह को अपना घर समझो। त्रिपाठी जीवप्ती ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। शिष्य समझ गया।
ये जानने के बाद कि उनके सामने वाला व्यक्ति आसमानी मीनार का पूर्वज है, त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि वह अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। भाग्यवश बाजपेयी अमरीश कांत ने राक्षसी श्रृंखला की आभा का एक निशान महसूस किया था और उसके माध्यम से उन्हें ढूंढ लिया था, अन्यथा त्रिपाठी जीवप्ती शायद अभी भी बेघर होते। बाजपेयी अमरीश कांत ने पुकारा, विराट। जो विराट दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे वह तुरंत अंदर आए। शिष्य हाजिर है। अपने मार्शल भतीजे के लिए एक जगह की व्यवस्था करो। शिष्य समझ गया। ठीक है पूर्वज, शिष्य का एक और अनुरोध भी है, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक कहा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। कुछ कारणों से मुझे अपनी रसायन विद्या के कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं संप्रदाय से कुछ जड़ी बूटियां प्रदान करने के लिए कहना चाहता हूं। विराट को इसकी व्यवस्था करने दो, यह मेरे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय का भी सौभाग्य है। बाजपेयी अमरीश कांत मुस्कुराए और सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती का संप्रदाय के लिए रसायन विद्या करने में स्वेच्छा से मदद करना स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज थी जो वह होते हुए देखना चाहते थे। बाजपेयी अमरीश कांत को विदा करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती और विराट बाहर चले गए। विराट ने अजीब तरह से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और पूछा, क्या तुम किसी दूसरे संसार से आए हो? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारे जैसा इतना उत्कृष्ट युवा प्रतिभा इतना गुमनाम कैसे हो सकता है, पर अब मैं समझा। अब जब हम एक परिवार हैं तो मार्शल अंकल भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर किसी ने तुम्हें भड़काने की हिम्मत की तो मार्शल अंकल उनकी पूरी परिवार को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करेंगे। विराट मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। जब वह आंगन में लौटे तो त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य हुआ कि अमृता गलियारे में आलस्य से लेटी हुई थी। उसका चेहरा लाल था और उसके उत्तम और मनमोहक वक्र किसी की कल्पना को उत्तेजित कर रहे थे। उसके स्तन का आधा हिस्सा खुला हुआ था और उसकी दरार मोहक थी। वह अपने हाथ में एक शराब का घड़ा लिए हुए थी और खुशी से पी रही थी। फिर से पी रही हो? विराट ने धीरे से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती से फुसफुसाए, तुम्हारी मार्शल चाची बिल्कुल भी महिला जैसी नहीं लगती। उसे पीना पसंद है और साल भर शराब की बदबू आती है। मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में कोई उसे चाहेगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, अमृता के हाथ में शराब का घड़ा उड़ गया। विराट ने उसे उदासीनता से पकड़ा, सूंघा और असंतुष्टि से कहा, क्या ये 1000 केसर शराब नहीं है? अमृता उठी और तिरछी नजर से विराट को देखा, तुम्हें इस 1000 केसर शराब का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मेरी yin यांग आत्मा को आकर्षित करने वाला दीपक। विराट ने असंतुष्टि से कहा, पर तुमने मुझसे पहले वादा किया था। वह 1000 केसर शराब मैंने पहले ही इस छोटे भाई को हस्तांतरित कर दी है। तुमने उसे हस्तांतरित कर दी? विराट ने विस्मय से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा, फिर अचानक एक चापलूसी भरी मुस्कान ओढ़ ली और कहा, मार्शल भतीजे, तुम देखो। मार्शल अंकल तुम्हारी वजह से 2 महीने से व्यस्त हैं, क्या तुम्हें कुछ भक्ति नहीं दिखानी चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए, अच्छी चीजें मेरे लिए हैं कि मैं खुद के लिए रखूं। विराट झपके। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें सीधे मना कर देंगे। अमृता का माथा थोड़ा सिकुड़ गया जब उसने संदेह से पूछा, वह अचानक मार्शल भतीजा कैसे बन गया? क्या ये छोटा भाई हमारे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय में शामिल हो गया? हाँ, क्या हुआ? अमृता असमंजस में थी। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थीं। विराट ने संक्षेप में पूरी कहानी समझाई, जिससे अमृता को अचानक थोड़ी खुशी महसूस हुई। तो मैं भी इस छोटे बच्चे की मार्शल चाची हूँ। विराट ने सिर हिलाया, हाँ। हे, मैंने एक सस्ता मार्शल भतीजा पा लिया है। रिमारू अचानक कहीं से प्रकट हुए। उनकी ऊंचाई त्रिपाठी जीवप्ती की छाती से अधिक नहीं थी। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे मुड़े हुए थे जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। उनकी आंखें तेज चमक उठी जब उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, बुरा नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुट्ठी बांधकर और झुककर कहा, मार्शल अंकल को प्रणाम। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसी में फूट पड़े। अमृता तो इतनी जोर से हंसी कि वह सीधे खड़ी नहीं हो सकी। रिमारू ने अचानक कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें मार्शल भतीजे के संप्रदाय में लौटने का जश्न मनाने के लिए एक जश्न आयोजित करना चाहिए। अच्छा विचार है। विराट ने भी सिर हिलाया, चलो इसे शांत भव्य शिखर पर करते हैं। नहीं। अमृता की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश की। विराट पहले ही अपनी गति तकनीक का उपयोग करके दूर उड़ चुके थे। उनकी आवाज दूर से गूंज रही थी, मैं कुछ शिकार करने जा रहा हूं और इसे वापस लाऊंगा। रिमारू भी पल भर में गायब हो गए। मैं फीजियान को खोजने जा रहा हूं, हम उसे अच्छी चीजों से बाहर नहीं छोड़ सकते। पलक झपकते ही सिर्फ अमृता और त्रिपाठी जीवप्ती बचे थे। सुंदर महिला ने विराट और रिमारू के गायब होने की दिशा में घूरते हुए अपने दांत भींचे, घृणा से कहा, तुम बदमाश। शाप देने के बाद वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और सिर हिलाया, शरारती बदमाशों का एक समूह जो सिर्फ मेरी 1000 केसर शराब के खिलाफ साजिश करना जानता है। फिर उसने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, चलो चलें, अगर हम इस बार उन्हें संतुष्ट नहीं करते हैं तो वे निश्चित रूप से शांत भव्य शिखर पर रहेंगे। कितना सिरदर्द है, क्या मैं भी जा रहा हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती अवाक रह गए। तुम वह लक्ष्य हो जिसे उन्होंने स्थापित किया है, बेशक तुम्हें जाना होगा। अमृता ने सिर हिलाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के त्रिपाठी जीवप्ती को कॉलर से पकड़ लिया और एक दूर के पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गई। जैसे ही वे उड़े, उन्हें अचानक एक अजीब वजन महसूस हुआ। उसका खूबसूरत चेहरा बदलने लगा और उसने जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ा दी। अमृता ने त्रिपाठी जीवप्ती को फीका देखा, माथे पर शिकन डालकर कहा, तुम आदिम बेड़ियां लिए हुए हो? हाँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मुझ में जीवन शक्ति मत डालो, मेरे लिए इस तरह उड़ना बहुत मुश्किल है। अमृता ने उन्हें घूर कर देखा। वह भी लगभग खुद को मूर्ख बना चुकी थी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और जीवन शक्ति को दूर कर दिया और दोनों अचानक तेज हो गए। कुछ ही देर बाद वे एक सुंदर पर्वत शिखर पर उतर गए। एपिसोड 694। आसमानी मीनार का शांत आश्रम। वह मार्शल शिखर किसी स्वर्ग से कम न था। उसके माथे से श्वेत जलधारा एक विशाल झरने के रूप में नीचे गिर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे तारामंडल की गंगा स्वयं धरती पर उतर आई हो।
चारों ओर कोहरा छाया था, जिससे एक पवित्र, शांत और नैसर्गिक वातावरण बन रहा था। नीलकमल, जो 4 संरक्षकों में से एक थी, त्रिपाठी जीवप्ती को लेकर उस ढलान वाले झरने के भीतर से गुजरी और पहाड़ के बीचों बीच बनी एक गुफा के सामने जा रुकी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गहरी सांस ली, अपना मन और शरीर शांत किया, पर जब उन्होंने गुफा के भीतर झांका तो पाया कि वहां कोई नहीं था। ये है शांत मयूर मंडप, मेरा निवास। हम चारों संरक्षकों का अपना अपना शिखर है। उनका ठिकाना तो बहुत जीवंत रहता है, पर मुझे शोरगुल पसंद नहीं, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। भीतर आओ, नीलकमल ने कहा और त्रिपाठी जीवप्ती को साथ लेकर गुफा में प्रवेश कर गईं। गुफा का भीतरी भाग अत्यंत विशाल, सूखा और स्वच्छ था। पहाड़ के बीचों बीच बड़ी कुशलता से पत्थर के कक्ष तराशे गए थे और दीवारों पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे। यहाँ तनिक भी दुर्गंध नहीं थी, बल्कि एक हल्की खुशबू फैली हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती चकित थे। उन्होंने सोचा था कि नीलकमल जैसी महिला, जो शराब की इतनी शौकीन है, उसमें शायद नारी का कोमल स्वभाव न होगा, पर उनके निवास को देखकर उन्हें यह विश्वास हुआ कि यह तो अत्यंत उत्तम और सुरुचिपूर्ण है। छोटे मार्शल भतीजे, अब से तुम यहीं मेरे साथ क्यों नहीं रहते? तुम्हारे मार्शल अंकल यहाँ बहुत अकेली महसूस करती हैं, नीलकमल ने अचानक कहा। यह मजाक था या सच, ये कहना मुश्किल था। मैं यहाँ रहूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। हाँ, पहले मैंने तुम्हें पहाड़ी अमृत घाटी में रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल गोत्र से अपरिचित थी, पर अब जब तुम हमारे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के शिष्य हो, तो तुम्हें अपना शिखर चुनने का पूरा अधिकार है। और यदि तुम रसायन विद्या का अभ्यास करना चाहते हो, तो तुम्हें एक शांत और आरामदायक वातावरण चाहिए, है न? मेरा स्थान काफी अच्छा है। विराट के लोग तो हर दिन आते जाते रहते हैं, मुझे यकीन है कि वे तुम्हें परेशान करेंगे। यहाँ की परिस्थितियां सचमुच बहुत अच्छी हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सहमति में सिर हिलाया। तो इस पर ध्यान से विचार करो, तुम्हारे मार्शल अंकल गंभीर हैं। नीलकमल मुस्कुराई, उनका लाल चेहरा एक पके हुए फल की तरह लग रहा था। शिखर पर टहलते हुए नीलकमल और त्रिपाठी जीवप्ती जल्द ही एक खुले स्थान पर पहुंचे। भले ही नीलकमल ने कहा था कि विराट और उसके साथी बस उनकी 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया के दीवाने हैं, पर जब वे पहुंची तो उन्होंने बड़े उत्साह से मेज और कुर्सियां लगाईं, अपनी 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया के कुछ मटके निकाले और अपने खजाने के आध्यात्मिक फल भी बाहर लाईं। जैसे ही वे बैठे, पास में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। तुरंत ही विराट, मीना, रिमारू और एक अन्य लंबा और पतला व्यक्ति इकट्ठे हुए चले आए। मुझे शराब की गंध आ रही है, मीना की मोटी भौहें फड़की और उन्होंने हवा को सूंघते हुए अतिरंजित ढंग से कहा। विराट की पीठ पर एक ऐसा दानव पशु सवार था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी नहीं देखा था। वह बहादुरी से आगे बढ़ रहा था। मेज पर रखे शराब के मटके को देखते ही दोनों के चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान आ गई और वे अपने होंठ चाटने लगे। नीलकमल वास्तव में एक अच्छी लड़की है। नीलकमल का भाव शांत हो गया। उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा, एक एक मटका सारा पी जाओ और निकलो यहाँ से। बस बस, इतना ही काफी है। मीना ने जल्दी से सिर हिलाया, मटकों में से एक उठा लिया और उसे जाने देने को तैयार नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप तीसरे व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के 4 संरक्षकों में से अंतिम होना चाहिए। वह भी उत्कृष्ट कोटि की तीसरी अवस्था में थे, पर त्रिपाठी जीवप्ती ने गौर किया कि विराट के दबावपूर्ण आभामंडल, नीलकमल के कोमल आभामंडल और मीना के विश्वासघाती आभामंडल के विपरीत इस व्यक्ति का आभामंडल विशेष रूप से तीखा था। दूसरी तरफ वाला भी उन्हें ही देख रहा था। अचानक मुस्कुराया, क्या यह नया छोटा मार्शल भतीजा है? इस मुस्कान को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती लगभग हंस पड़े, क्योंकि इस व्यक्ति के मुंह में अतिरंजित निकले हुए दांतों की पूरी कतार थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि मीना पर्याप्त अजीब है, लेकिन इसकी तुलना में वह एक छोटे जादूगर को एक महान जादूगर से मिलते हुए महसूस कर रहे थे। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के ये 2 स्वामी वास्तव में काफी अनोखे थे। त्रिपाठी जीवप्ती मार्शल अंकल को प्रणाम करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से अभिनंदन किया। धामीजा लोकेश ने धीरे से सिर हिलाया और अचानक धनुष पर तीर खींचने की मुद्रा में आ गए। वॉन्ग, ऐसा लगा मानो दुनिया थोड़ी कांप गई हो, जैसे आसपास की विश्व शक्ति थम गई हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने सहज रूप से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस क्षण उन्हें संकट का एक भाव महसूस हुआ, जैसे उन्हें किसी जहरीले सांप ने घूर लिया हो, जिससे बचना असंभव था। विराट, नीलकमल और मीना सभी शांत रहे, बस मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे। धामीजा लोकेश ने अपनी तर्जनी को घुमाया और अचानक हर्ष की आवाज के साथ एक अदृश्य हमला सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चला गया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके शरीर से एक शानदार जीवन शक्ति फूट पड़ी और उन्होंने जोरदार मुक्का मारा। होंग, उनके चारों ओर की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। उनकी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव आया, पर त्रिपाठी जीवप्ती हिले नहीं। चारों संरक्षकों की आंखें चमक उठीं। धामीजा लोकेश मुस्कुराए और बोले, बुरा नहीं है। विराट ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शक्ति एक औसत अमर आरोहण सीमा के स्वामी से कहीं अधिक मजबूत है, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था। पर अब लगता है कि हमारे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय को एक और आधारस्तंभ मिल गया है। मार्शल अंकल तीर का उपयोग करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकीं। धामीजा लोकेश ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। नीलकमल झुक गईं और त्रिपाठी जीवप्ती के कान में फुसफुसाईं, ये व्यक्ति काफी धूर्त है, ये कभी सामने से नहीं लड़ता, पर जब वह अंधेरे में छिप जाता है तो कोई भी उसके तीरों से नहीं बच सकता। अगर तुम दूसरों पर चालबाजी करना सीखना चाहते हो तो तुम्हें उससे सलाह लेनी चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वह समझ गए कि धामीजा लोकेश का हमला केवल एक परीक्षा थी और उसमें कोई शत्रुता या दुर्भावना नहीं थी, पर फिर भी ये लगभग उस सीमा से बाहर था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती झेल सकते थे। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के इन चारों में से किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता था। किसी का रूप उसके हृदय से उत्पन्न होता है। नीलकमल अचानक अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराईं। अरे, अपने शब्दों पर ध्यान दो। मीना अचानक नाखुश हो गए। ठीक है, बहुत बकवास हो गई। मैं इस 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया का 50 साल से इंतजार कर रहा हूँ, चलो पीते हैं। विराट आगे बढ़ा, एक मटका उठाया, सील खोली और एक घूंट पिया। उसका चेहरा अचानक गुलाबी हो गया और उसने प्रशंसा की, अच्छी शराब।
उन्हें इतनी हृदय से पीते देखकर मीना और धामीजा लोकेश खुद को रोक नहीं पाए और जल्दी से उसमें शामिल हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती एक तरफ बैठ गए और धीरे धीरे एक आध्यात्मिक फल खाया। सभी के सहज रवैये को देखते हुए उनके दिल में एक गर्मजोशी का भाव उमड़ आया। इन चारों मार्शल अंकल और मार्शल सिस्टर्स के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके बीच कभी कभार होने वाला विवाद उनके रिश्ते को बेहतर बनाने का उत्प्रेरक था। शराब के 3 दौर के बाद चारों मार्शल अंकलों ने अपना अजीब पक्ष दिखाया। उनमें से कोई भी उत्कृष्ट कोटि के स्वामी का उचित रवैया नहीं दिखा रहा था। नीलकमल की त्वचा लाल हो गई थी। उन्होंने नशे में त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा, उन्हें अपना शराब का घड़ा फेंक दिया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। छोटे मार्शल भतीजे, तुम्हें भी एक घूंट पीना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने घड़ा पकड़ा, उनकी ओर देखा और उन्होंने भी एक बड़ा घूंट लिया। शराब का कोई तेज एहसास नहीं था, बल्कि एक नर्म और मधुर स्वाद था। त्रिपाठी जीवप्ती प्रशंसा करने का समय भी नहीं निकाल पाए थे कि उनके पेट के निचले हिस्से से एक जलन फैल गई, जैसे उनके भीतर एक भयंकर आग जल रही हो। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया। उन्हें लगा जैसे उनका सारा मांस और नसें मरोड़ रहे हों और एक अदृश्य शक्ति उनके शरीर में अंधाधुंध दौड़ रही थी। एक पल में उनका शरीर उनकी बात नहीं मान रहा था। वह अत्यधिक कठोर हो गया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए। नीलकमल ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ से शराब का घड़ा छीन लिया। चारों उत्कृष्ट कोटि की तीसरी अवस्था के स्वामी ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर अचानक हंसी में फूट पड़े। थोड़ी देर हंसने के बाद चारों मार्शल अंकलों ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती पर ध्यान नहीं दिया। ... जब त्रिपाठी जीवप्ती फिर से जागे तो उनके चारों ओर शांति थी। विराट और अन्य लोग पहले ही जा चुके थे, केवल एक अव्यवस्था छोड़कर। नीलकमल पास की एक कुर्सी पर लेटी थी। उनकी मुद्रा आलस्यपूर्ण थी। उनकी एक कोमल बांह उनके सिर को सहारा दे रही थी क्योंकि वह नशे में त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थी। जाग गए, नीलकमल मुस्कुराई। त्रिपाठी जीवप्ती शर्मा गए और धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तथाकथित 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया इतनी शक्तिशाली होगी। इसमें वास्तव में ज्यादा शराब नहीं थी, लेकिन इसमें मौजूद ऊर्जा बहुत विशाल थी। कैसा महसूस हो रहा है? ये काफी अच्छा लगता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद की थोड़ी जांच की और पाया कि जीवन शक्ति उनके शरीर में पहले से तेज बह रही थी। उनका शरीर और नसें निस्संदेह पहले से अधिक मजबूत थे। यह अच्छा है। मैंने तुम्हें जो 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया दी है, वह महीने में अधिकतम 3 घूंट ही पी सकते हो। ज्यादा मत पीना, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, तुम खुद की मदद कर सकते हो। नीलकमल अभी भी मुस्कुरा रही थी। एक पल के लिए रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, ठीक है, विराट और दूसरों को बता देना कि तुम अब से शांत मयूर मंडप पर रहोगे। वे तुम्हारे रसायन विद्या में उपयोग के लिए जड़ी बूटियां पहुंचा देंगे। समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। अगले ही पल नीलकमल ने अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं। अपनी नाजुक नाक से नियमित रूप से सांस ले रही थी, जैसे वह त्रिपाठी जीवप्ती पर नजर रखने के लिए खुद को मजबूर कर रही हों। लंबे समय तक आलती पालती मारकर बैठने और अपने शरीर में बची हुई सभी औषधीय क्षमताओं को अवशोषित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती उठे और जमीन पर फैली गंदगी को साफ करने लगे। 2 घंटे बाद नीलकमल धीरे धीरे जागी। त्रिपाठी जीवप्ती के सामने अपनी छवि की परवाह किए बिना अंगड़ाई ली और जम्हाई ली, जिससे उनके उत्तम वक्र दिखाई दिए। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खेती करने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढूंगी। नीलकमल ने इशारा किया और भीतर कदम रखा। जितना गहराई में वह पहाड़ के भीतर गए, उतनी ही समृद्ध आभा त्रिपाठी जीवप्ती महसूस कर सके। कुछ ही देर बाद एक चमचमाता पत्थर का कमरा अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के सामने आ गया। इस पत्थर के कमरे की दीवारें और फर्श पूरी तरह से क्रिस्टल पत्थरों से पटे थे। इन क्रिस्टल पत्थरों के भीतर आत्मा सरणी की हल्की रेखाएं थीं। विश्व शक्ति लगातार इस पत्थर के कमरे में बह रही थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को एक गर्म और आरामदायक एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्व शक्ति लगातार उनके शरीर में बह रही थी, उनकी शक्ति को बढ़ा रही थी। ये सीधे तौर पर खेती का एक पवित्र स्थान था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना छोड़ी और पाया कि यह पत्थर का कमरा क्रिस्टल पत्थरों की एक से अधिक परतों से पटा हुआ था, कम से कम 1 दर्जन या उससे अधिक, प्रत्येक 12 मीटर से अधिक मोटी थी। इतना क्रिस्टल पत्थर खर्च करके ऐसा पत्थर का कमरा बनाना, ये कहा जा सकता है कि खर्च की गई धनराशि कम नहीं थी। अपने सामने पत्थर के कमरे को टकटकी लगाकर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से हैरान थे। क्या ये जगह ठीक है? नीलकमल ने पूछा। क्या ये वह जगह है जहां आप आमतौर पर खेती करती हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि पत्थर के कमरे में कहीं ध्यान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से छोड़ा गया एक स्पष्ट निशान था। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो आप क्या करेंगी? मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर नीलकमल मुस्कुराई। जब मैं संत कोटि के रहस्यों को समझूंगी तो मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी। नीलकमल और अन्य 3 संरक्षक पहले ही उत्कृष्ट कोटि की तीसरी अवस्था के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि वे संत कोटि के रहस्यों को समझने में असमर्थ थे, वे अपनी मनस्थिति की बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वे संत कोटि में प्रवेश करने में असमर्थ थे। यदि चारों संरक्षक संत कोटि में प्रवेश कर सके तो ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय की शक्ति में काफी वृद्धि होगी। तुम्हें कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है, ये पत्थर का कमरा बस यहीं पर पड़ा है, नीलकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तो मैं शिष्ट नहीं बनूंगा। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस खेती पर ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम ऊब जाते हो तो तुम बाहर आ सकते हो और मुझे ढूंढ सकते हो। मैं आमतौर पर शांत मयूर मंडप पर रहती हूँ। यदि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते तो तुम विराट और दूसरों को ढूंढ सकते हो, उनके पास तुम्हें सिखाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। नीलकमल ने ये कहने से पहले जल्दी से गायब हो गईं। अब जबकि आपने शांत मयूर मंडप और त्रिपाठी जीवप्ती के नए गुरुओं को जान लिया है, क्या आप त्रिपाठी जीवप्ती के आगे के अभ्यास या अगले घटनाक्रम के बारे में जानना चाहेंगे? एपिसोड 695 शाश्वत साधना और रहस्यमय आह्वान। अगले ही दिन विराट संप्रदाय ने बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां भेज दी और त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत स्वयं को रसायन विद्या की गहन साधना में डुबो दिया।
जब वे रसायन कला करते करते थक जाते तो ध्यान में बैठ जाते और थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर से अपने कार्य में जुट जाते। शांत मयूर मंडप वास्तव में अत्यंत शांत था। इस शिखर पर त्रिपाठी जीवप्ती के सिवा कोई नहीं था। जब भी त्रिपाठी जीवप्ती रसायन विद्या करते या साधना में लीन होते, मीना कभी उन्हें परेशान नहीं करती थी। हर बार भीतर आते या बाहर जाते समय वह अपनी सांस रोक लेती और उनके कदम हल्के और मुख होते थे, मानो कोई अदृश्य छाया हो। प्रतिदिन त्रिपाठी जीवप्ती के लिए दुर्लभ राक्षस पशु मांस, अस्थि सूप और अन्य पौष्टिक व्यंजनों के 3 समय के भोजन आते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान खेती ऐसी थी कि वे महीनों या यहाँ तक कि 1 साल तक बिना खाए रह सकते थे, फिर भी मीना प्रतिदिन उन्हें ये चीजें भेजने पर जोर देती थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती को आवश्यकता होती, वे इन्हें लेते और खेल से प्राप्त दानव देव रहस्योद्घाटन का उपभोग करते। कभी कभी जब वे पत्थर के कमरे से बाहर निकलते तो चारों संरक्षक एक साथ इकट्ठा होते और त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी खेती के अनुभव, स्वर्गिक मार्ग और मार्शल मार्ग के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि समझाते। यहाँ त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानीपूर्वक देखभाल और गहरी चिंता का अनुभव किया। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय ने उन्हें खेती और रसायन विद्या के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान किया था। त्रिपाठी जीवप्ती कृतज्ञता से भर गए। हालांकि वे जानते थे कि इसका बहुत कुछ उनकी योग्यता और एक रसायनज्ञ के रूप में उनकी पहचान से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये चारों मार्शल अंकल वास्तव में उनके प्रति बहुत अच्छे थे। कुछ महीनों बाद त्रिपाठी जीवप्ती के रसायन विद्या के स्तर में फिर से सुधार आया। उन्होंने सफलतापूर्वक बिना किसी आत्मासरणी की मदद के संत कोटि निम्न श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर लिया। इसने उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ला दिया। पिछले कुछ महीनों में त्रिपाठी जीवप्ती ने ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के लिए बड़ी संख्या में गोलियां परिष्कृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की शुद्धता और गुणवत्ता ने चारों मार्शल अंकलों को अवाक कर दिया। वे तो केवल यही जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती को रसायनज्ञ गिल्ड द्वारा आत्मिक कोटि निम्न श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में प्रमाणित किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह आत्मिक कोटि मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी की गोलियों की एक सतत धारा का उत्पादन कर सकते हैं। इनमें से कई गोलियों ने तो गोली शिराएं भी बना ली थीं। चारों मार्शल अंकलों को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के अस्तित्व और क्षमताओं को तुरंत ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के सबसे बड़े रहस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मीना भी त्रिपाठी जीवप्ती की अंगरक्षक बन गईं। उन्होंने शांत मयूर मंडप को कभी नहीं छोड़ा। पिछले कुछ दिनों में त्रिपाठी जीवप्ती ने मीना को केवल कुछ ही बार देखा था, लेकिन जब भी उन्होंने उन्हें देखा, ये खूबसूरत महिला नशे में चूर दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि उन्हें पीना बहुत पसंद था और जब भी वह नशे में होती तो तुरंत मदहोश हो जाती थी। जब वह नशे में होती थी तो उनमें मार्शल मौसी जैसा व्यवहार नहीं रहता था। वह अक्सर त्रिपाठी जीवप्ती से उलझ जाती थी, जिस पर त्रिपाठी जीवप्ती को हंसना या रोना समझ नहीं आता था। हालांकि हर बार जब वह होश में आती थी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती अत्यंत असहाय महसूस करते थे। कभी कभार जब उन्हें खाली समय मिलता तो त्रिपाठी जीवप्ती अवश्य सुनते। जब से उन्होंने खेती शुरू की थी, ये कहा जा सकता है कि जीवप्ती अकेले ही टटोलते रहे थे। किसी ने उन्हें कभी कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। मार्शल मार्ग के पथ पर किसी का मार्गदर्शन होना न होने से बहुत बेहतर था। अंतर बहुत बड़ा था। सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती के पास अब विनाश की दानव आंख थी, इसलिए कुछ उस्तादों को मारकर वह बलपूर्वक मार्शल मार्ग और स्वर्गिक मार्ग में उनकी अंतर्दृष्टि को अवशोषित कर सकते थे। इससे उन्हें लाभ हुआ, लेकिन जिस बात से त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा अफसोस हुआ वह ये थी कि हालांकि वाजपेयी अमरीश कांत ने भी लोगों से पाटिल सुमित्रा और यादव रवीना रानी के बारे में पूछताछ करने को कहा था, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। टोंग हुआन क्षेत्र विशाल था। लोगों के इस अथाह सागर में 2 लोगों को ढूंढना निस्संदेह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। एक दिन कुछ महीनों बाद त्रिपाठी जीवप्ती रसायन विद्या के बीच में थे, तभी उन्होंने अचानक दरवाजे के बाहर हल्की पदचाप सुनी। यह मीना की पदचाप थी। जब वह रसायन विद्या कर रहे होते थे तब उन्होंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने जानबूझकर कुछ शोर किया था। जाहिर है उन्हें उनसे कुछ काम था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी गति बढ़ाई और एक अगरबत्ती के समय बाद एक आत्मिक कोटि सर्वोच्च श्रेणी की गोली भट्टी से बाहर निकली। गोली को संभालकर त्रिपाठी जीवप्ती खड़े हुए और पत्थर के कमरे का दरवाजा खोला, बाहर इंतजार कर रही मीना को देखा और पूछा, मार्शल मौसी, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैंने आपको परेशान किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, मीना ने धीरे से आह भरी, विराट आपको ढूंढ रहे हैं। वह ठीक बाहर हैं, मैं जाकर देखता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा और तेजी से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने विराट को देखा। इस बार वह अकेले नहीं आए थे, बल्कि रिमरू और फीजियान भी मौजूद थे। उन तीनों के चेहरे पर गंभीर भाव था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव ठंडा पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें एक आवारा अमर के साथ इतना गंभीर व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया था। मार्शल भतीजे त्रिपाठी जीवप्ती को देखकर विराट ने तुरंत उनका अभिवादन किया। मैंने सुना कि कई मार्शल अंकल मुझे ढूंढ रहे हैं। पहले बैठ जाओ, विराट ने हाथ हिलाया। कई लोग क्रम से बैठ गए और त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद विराट ने गहरी आवाज में कहा, मार्शल भतीजे, ऐसा नहीं है कि ये मार्शल अंकल आप पर शक कर रहे हैं, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम अब किस स्तर के रसायनज्ञ हो? वृद्ध भीष्म से विराट को पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती आत्मिक कोटि निम्न श्रेणी के रसायनज्ञ थे, लेकिन इस दौरान उनका प्रदर्शन वह नहीं था जो एक आत्मिक कोटि निम्न श्रेणी का रसायनज्ञ कर सकता था। आत्मिक कोटि मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी की गोलियां लगातार भट्टी से बाहर निकल रही थीं। त्रिपाठी जीवप्ती जाहिर तौर पर सिर्फ आत्मिक कोटि निम्न श्रेणी के रसायनज्ञ नहीं थे। वृद्ध भीष्म विराट से झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए एकमात्र संभावना ये थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने रसायनज्ञ गिल्ड में अपनी असली क्षमता छिपाई थी। मीना की सुंदर आंखें भी चमक उठी, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए कहा, कुछ दिन पहले मुझे याद है कि तुमने एक संत कोटि गोली परिष्कृत की थी। ये सुनकर विराट का भाव बदल गया। सच में?
हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। संत कोटी गोली निकाली और कहा, मुझे गोली परिष्कृत करने का सौभाग्य मिला। विराट ने तुरंत इसे लिया और सावधानी से इसका निरीक्षण किया। उनका भाव थोड़ा उत्साहित हो गया। तो क्या तुम संत कोटी गोली परिष्कृत कर सकते हो? मुझे सक्षम होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उन्होंने कभी भी आत्मासरणी या यहाँ तक कि असंख्य औषधि दूध का उपयोग रसायन विद्या की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया था। आत्मासरणियां रसायन विद्या की सफलता दर को बढ़ा सकती थी और असंख्य औषधि दूध गोलियों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता था। अगर इन दो कारकों पर विचार किया जाए तो त्रिपाठी जीवप्ती अब आसानी से संतकोटि निम्न श्रेणी की गोली परिष्कृत कर सकते थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक संतकोटि रसायनज्ञ हो? रिमरू ने चिल्लाकर कहा। बाकी सब ने भी अविश्वास का भाव धारण किया। लगभग। त्रिपाठी जीवप्ती ने विनम्रता से कहा। उन सब ने एक ही समय में गहरी सांस ली और एक दूसरे को देखा। फी जियान ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, तो ये हो गया। वास्तव में। विराट ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। मार्शल अंकल और मौसी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी गोलियां परिष्कृत करने में मदद करूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। मुश्किल से। विराट ने सिर हिलाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मार्शल भतीजे, क्या तुमने कभी 1000 साल का दानव फूल के बारे में सुना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। विराट कड़वाहट से मुस्कुराए। ठीक है, मैं भूल गया कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। तुमने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन टोंग हुआन क्षेत्र में मानव, राक्षस और दानव जाति के 3 महान कुलों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? मुझे वह पता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। मानव क्षेत्र, दानव भूमि और दानव जाति क्षेत्र 3 महान कुलों के गतिविधि क्षेत्रों के सामान्य नाम हैं। उनमें से मानव क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिसके बाद दानव भूमि और दानव जाति क्षेत्र आते हैं। बीच में एक तटस्थ क्षेत्र भी है। त्रिपाठी जीवप्ती को भी ये पता था, क्योंकि जब वह पहली बार टोंग हुआन क्षेत्र में आए थे तो शुईलिंग ने उन्हें ये समझाया था। इस तटस्थ क्षेत्र में एक जगह है जिसे आरोही स्वर्ग चट्टान कहा जाता है। यह एक पहाड़ की चोटी पर है जो 10,000 फुट जितनी ऊंची है। आरोही स्वर्ग चट्टान पर एक अकेला 1000 साल का दानव फूल है। ये हर 1000 साल में एक बार खिलता है और हर बार जब ये खिलता है तो 2 घंटे से भी कम समय में मुरझा जाता है। इस 1000 साल के दानव फूल का क्या उपयोग है? त्रिपाठी जीवप्ती ने समस्या के मूल को तीव्रता से पकड़ा और गहरी आवाज में पूछा। यह आपके और इस दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं रखता है, लेकिन हम चारों के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये हमें संत कोटि के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। 1000 साल के दानव फूल की ऊर्जा की मदद से हम एक ही झटके में अपनी वर्तमान बाधाओं को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। मीना ने भी कुछ उत्तेजना के साथ कहा। त्रिपाठी जीवप्ती के भाव हिल गए। लेकिन 1000 साल के दानव फूल की विशेष प्रकृति के कारण फूल खिलने पर औषधीय तरल को संघनित करने के लिए एक अत्यधिक कुशल रसायनज्ञ की आवश्यकता होती है। और इस रसायनज्ञ को इस कार्य को पूरा करने के लिए कम से कम एक उच्च श्रेणी आत्मिक कोटि रसायनज्ञ होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं ये करूं? हाँ, संप्रदाय में ऐसे रसायनज्ञ होने चाहिए जो मुझसे अधिक कुशल हों, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय था, इसलिए यह संभावना थी कि वहां संत कोटि के रसायनज्ञ होंगे। भले ही कोई संत कोटि रसायनज्ञ न हो, फिर भी कई आत्मिक कोटि सर्वोच्च श्रेणी के रसायनज्ञ होंगे। ये सभी रसायनज्ञ त्रिपाठी जीवप्ती से कहीं अधिक अनुभवी थे। वे लोक संप्रदाय के सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए ये यात्रा बहुत खतरनाक है। वे जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा भले ही उनकी रसायन विद्या की कुशलता आपसे बेहतर हो, उनकी युद्ध शक्ति आपकी जितनी अच्छी नहीं है। मैं समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जोर से सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, 1000 साल के दानव फूल पर बहुत सारे लोग नजर गड़ाए हुए हैं, है ना? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। विराट का भाव गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने हल्की आह भरी। ये हर 1000 साल में एक बार खिलता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग 1000 साल के दानव फूल की गतिविधियों पर ध्यान देंगे। अगर हमें ये खबर मिल सकती है कि यह खिलने वाला है, तो दूसरों को भी स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। जब तक कोई गुरु संत कोटि में प्रवेश करना चाहता है, वे निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मार्शल भतीजे, ये यात्रा वास्तव में खतरनाक है। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। मीना ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और धीरे से कहा। मैं जाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए। अगर मैं अपने चारों मार्शल अंकलों को संत कोटि में प्रवेश करने में मदद कर सकता हूं, भले ही वह ड्रैगन का तालाब या बाघ का मांद हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मीना की सुंदर आंखें चमक उठी, क्योंकि उनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया। विराट और अन्य लोग भी भावुक हो गए। अच्छे लड़के, मार्शल अंकल ने तुम पर व्यर्थ में प्यार नहीं बरसाया। रिमरू हंसे। तो खुद को तैयार करो, हम 5 दिनों में निकलेंगे, अभी भी समय है, विराट ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तीनों पुरुष तेजी से चले गए। आगामी यात्रा का सामना करने के लिए उन्हें भी कुछ तैयारी करनी थी। इस बार हम सफल हो या न हो, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मीना ने धीरे से कहा। मेरे मार्शल अंकलों ने मेरी अच्छी देखभाल की है, यह मेरा कर्तव्य है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मीना ने उन्हें चुपचाप देखा, जैसे वह उनके दिल के आर पार देखना चाहती हों। थोड़ी देर बाद वह अचानक हंसी। मैं स्नान करने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुमने फिर से पी ली? ओबाओ, मीना ने तिरस्कारपूर्वक थूका, इससे पहले कि उनका कोमल शरीर चमक उठा और गायब हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। इस खुली और सीधी सादी मार्शल मौसी से निपटना वास्तव में मुश्किल था। वह अक्सर कुछ चौंकाने वाली बातें कहती थी जिन पर लोग प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे। 5 दिनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई विशेष तैयारी नहीं की और हमेशा की तरह गोलियां परिष्कृत करते रहे। 5 दिन बाद सब कुछ तैयार था। त्रिपाठी जीवप्ती पत्थर के कमरे से बाहर निकले। मीना पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर वह मुस्कुराई और धीरे से अपना हाथ हिलाया। विराट, मार्शल अंकल और अन्य कहाँ हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। गुफा से बाहर उड़ते हुए विराट और अन्य वास्तव में झरने के नीचे खड़े थे, ऊपर देखते हुए इंतजार कर रहे थे।
एपिसोड 696 मार्ग का आरंभ और पुरातन रहस्य। मार्शल शिखर की यात्रा पर जब त्रिपाठी जीवप्ती प्रकट हुए तो विराट और उनके संगी साथियों ने कोई व्यर्थ बात नहीं की। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के चारों संरक्षक अपनी अपनी विद्याओं का प्रयोग कर हवा में उड़ चले और त्रिपाठी जीवप्ती बड़े आराम से शांत गति से उनके पीछे चल रहे थे। चारों संरक्षकों ने उनके शरीर की वर्तमान स्थिति महसूस की तो वे हल्के से भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि कुछ महीने पहले जब फीयू ने प्रारंभिक बेड़ियां त्रिपाठी जीवप्ती को दी थी तब से उन्होंने उन्हें कभी नहीं उतारा था। यहाँ तक कि अब भी वह कई हजार किलोग्राम का बोझ उठाए हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती को स्वयं इस भार की आदत हो चुकी थी, इसलिए उनके चेहरे पर जरा भी असहजता का भाव नहीं था, वह पहले की तरह शांत थे। इस छोटे से बालक का काया कुछ ज्यादा ही असामान्य है, ये तो दैत्य जाति से भी कम नहीं है। यह विचार अनजाने में ही चारों संरक्षकों के मन में उभरा। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि विराट ने अचानक एक धीमी आह भरी और नीचे देखा। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती ने भी नीचे से एक आवाज सुनी जो उन्हें पुकार रही थी। यह आवाज एक सफेद बालों वाले वृद्ध भीष्म की थी, जो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उनकी ओर देख रहे थे। वृद्ध के बगल में मीना नामक एक युवती उछल-कूद कर लगातार उनकी ओर इशारे कर रही थी। अरे, ये तो वृद्ध भीष्म हैं। विराट हैरान हुए और उन्होंने हाथ हिलाया, चलो नीचे उतरकर देखते हैं। रसायन विद्या की प्रतिद्वंदिता। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, त्रिपाठी जीवप्ती ने सचमुच वृद्ध भीष्म और रसायन विद्या संघ की मीना को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती को देखते ही मीना तुरंत दौड़कर आई और क्रोध से चिल्लाई, अरे दुष्ट! तुमने कहा था कि जब भी समय मिलेगा तुम मुझसे मिलने बड़े शिलानगर आओगे। पिछले कुछ महीनों से क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए भूल गया, त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ झेपते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी रसायन कला तुमसे कम है, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाते हो? मीना ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। नहीं, नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने झट से हाथ हिलाया, मैं सचमुच थोड़ा व्यस्त था। बेहतर होगा कि तुम सच बताओ, वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगी। मीना का क्रोध अब कुछ शांत हो चुका था। मैं भी अब तुम्हारे जैसी ही आत्मिक कोटि निम्न स्तर की रसायनविद बन गई हूँ, इसलिए ज्यादा इतराओ मत, हो सकता है मैं जल्द ही तुम्हें पछाड़ दूं। वृद्ध भीष्म मुस्कुराहट के साथ स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, उनकी आंखें चमक उठीं और वे बोले, मीना, छोटे मित्र त्रिपाठी, तुम दोनों में कुछ अंतर है। क्या क्या अंतर है? मीना असमंजस में पड़ गईं। छोटे मित्र त्रिपाठी अब कम से कम आत्मिक कोटि उच्च स्तर के रसायनविद तो होने ही चाहिए, है ना? वृद्ध भीष्म ने जलती हुई निगाह से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने असहजता से अपना सिर खुजलाया, उनका भाव अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वृद्ध भीष्म, मुझे क्षमा करें, मैंने रसायन विद्या संघ में आपको सच नहीं बताया था। वास्तव में मैं कुछ महीने पहले से ही आत्मिक कोटि उच्च स्तर का रसायनविद बन चुका हूँ। वृद्ध भीष्म के चेहरे पर भाव बदल गए, वे सदमे और विस्मय से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगे। मीना ने भी अपना मुंह ढक लिया, उनके चेहरे पर भी अचंभा साफ झलक रहा था। ओह, अब मैं समझा। वृद्ध भीष्म फिर हंसने लगे, लगता है इस वृद्ध ने तुम्हें कम आंका। छोटे मित्र त्रिपाठी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने अब इस वृद्ध के सामने सच बोला, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 1000 वर्षीय दानवी फूल का रहस्य। आपको कैसे पता चला कि मैं अब आत्मिक कोटि उच्च स्तर का रसायनविद हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से पूछा। क्या विराट तुम्हें तैरते मेघनगर नहीं ले जाना चाहते? वहां जाने वाले रसायनविद कम से कम आत्मिक कोटि उच्च स्तर के रसायनविद होते हैं। वृद्ध भीष्म ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। विराट का भाव बदल गया, वृद्ध भीष्म भी वहीं जा रहे हैं? हाँ, ये वृद्ध यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यात्रा लंबी है, इसलिए मैं अपने साथ कुछ अंगरक्षक लेना चाहता था, वृद्ध भीष्म ने आधे मजाक में कहा, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं 1000 वर्षीय दानवी फूल के लिए वहां नहीं जा रहा हूँ। मैं बस मीना को अनुभव प्राप्त कराने और उसकी समझ बढ़ाने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। ये छोटी लड़की धरती और आकाश की विशालता नहीं जानती, सोचती है कि इस दुनिया में केवल वही उत्कृष्ट प्रतिभा वाली रसायनविद है। मेरा मानना है कि यह यात्रा उसे बहुत कुछ सिखाएगी। वृद्ध भीष्म, मैं अब ऐसा नहीं सोचती। मीना बहुत दुखी महसूस कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती से मिलने से पहले मीना की आंखें सचमुच ऊंची थीं। वह अभी भी जवान थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसने गूढ़ कोटि उच्च स्तर की रसायनविद बनने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। वृद्ध भीष्म और उनके गुरु येशोंग को भी उनसे बड़ी उम्मीदें थीं और वे उन्हें बड़े शिलानगर के रसायन विद्या संघ के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित कर रहे थे। लेकिन जब से वह त्रिपाठी जीवप्ती से मिली थी, मीना को लगातार कई झटके लगे थे और इस बार तो बात और भी गंभीर थी। त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही आत्मिक कोटि उच्च स्तर के रसायनविद बन चुके थे, फिर भी वह अपनी छोटी सी उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रही थी। ये सोचकर मीना का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह चाहती थी कि कोई गड्ढा मिले और वह उसमें घुसकर कभी बाहर न निकले। वृद्ध भीष्म ने धीरे से हंसकर कहा, 1000 वर्षीय दानवी फूल जल्द ही खिलने वाला है, इसलिए मेरा मानना है कि तैरते मेघनगर की ओर कई शक्तिशाली रसायनविद जा रहे होंगे। ये हजारों वर्षों में एक बार होने वाली घटना है, इस वृद्ध को इसे चूकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वृद्ध भीष्म बहुत विनम्र हैं। विराट ने सिर हिलाया, चूंकि आप भी तैरते मेघनगर जा रहे हैं तो हम एक साथ चल सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। वृद्ध भीष्म मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। मार्ग की चुनौतियां। समझौते पर पहुंचने के बाद ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के चारों शिष्य अपनी जीवन शक्ति को प्रसारित करने लगे। वृद्ध भीष्म और मीना को उसमें लपेटकर वे एक साथ हवा में उड़ चले। मीना के उदास चेहरे को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ी क्षमा याचना महसूस हुई, इसलिए वह उनके पास झुककर पूछे, क्या हुआ? तुम हद पार कर रहे हो? मीना ने मुंह फुलाकर उन्हें घूरा। मैं हद पार कर रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती चकित थे। मीना ने बार बार सिर हिलाया, फिर अचानक गंभीर लहजे में कहा, लेकिन तुम ज्यादा इतराना मत। वृद्ध भीष्म ने कहा है कि अगर मैं लगातार मेहनत करती रही तो एक दिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। मैं इतरा नहीं रहा हूँ, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने बेबसी से कहा।
भले ही तुम चेहरे पर नहीं दिखाते, लेकिन वास्तव में तुम मन ही मन गर्व महसूस कर रहे हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और आह भरकर कहा, तुम्हारी दुनिया वास्तव में अंधेरे से भरी है। इन दोनों किशोरों को झगड़ते हुए देखकर लोगों का ये समूह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्हें लगा कि यह यात्रा अब उतनी नीरस नहीं रही। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय अपने गंतव्य तैरते मेघनगर से बहुत दूर था। यहाँ तक कि विराट के समूह की ताक से भी उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाता। और ये तब था जब वे पूरी गति से उड़ रहे थे। सौभाग्य से 1000 वर्षीय दानवी फूल के खिलने में अभी काफी समय था, इसलिए विराट और अन्य अपेक्षाकृत शांत थे। रुक रुक कर उड़ान भरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने टोंग जुबान लोक की विशाल समृद्धि को भी देखा। इस महाद्वीप पर अनगिनत छोटे और बड़े बल थे। हर दिन इनमें से कई बल नष्ट हो जाते थे, लेकिन ये बड़े और छोटे बल बारिश के बाद निकलने वाले बांस के अंकुरों की तरह थे, एक को काट दो तो दूसरा उभर आता था। इसके अलावा रास्ते में उन्हें उत्कृष्ट कोटि के स्वामी कई समूह तैरते मेघनगर की ओर भागते हुए मिले। ये सभी उत्कृष्ट कोटि के स्वामी बिना किसी अपवाद के एक रसायनविद के साथ थे। जब वे एक दूसरे से मिलते थे तो सभी काफी सतर्क रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे तैरते मेघनगर के जितने करीब आते गए, हवा में तनाव की गंध उतनी ही तेज होती गई। विराट और अन्य लगातार सतर्क थे। त्रिपाठी जीवप्ती, वृद्ध भीष्म और बाकी लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे थे। 20 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती और बाकी लोगों ने उत्कृष्ट कोटि के 2 स्वामियों के बीच एक बड़ा युद्ध होते देखा। दोनों ओर लोगों की संख्या लगभग बराबर थी और दोनों पक्षों की ताक भी लगभग एक जैसी थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मार्शल कलाओं और अस्त्रों का इस्तेमाल किया, जिससे एक आश्चर्यजनक माहौल बन गया। किसी ने भी युद्ध का परिणाम नहीं देखा, लेकिन विराट और अन्य ने दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए उन्होंने बस त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य को युद्ध के मैदान से दूर ले गए। पहले युद्ध को देखने के बाद उत्कृष्ट कोटि के स्वामियों के बीच बड़े युद्ध अधिक बार होने लगे थे। लगभग हर दिन उन्हें चल रहे युद्धों के या उन युद्धों के निशान मिलते जो पहले ही समाप्त हो चुके थे। विराट के अनुसार ये सभी स्वामी थे जो तैरते मेघनगर की ओर भाग रहे थे और रास्ते में ही संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर चुके थे। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल बैठ गया, क्योंकि वह 1000 वर्षीय दानवी फूल के आकर्षण को द्वितीय या तृतीय कोटि के उत्कृष्ट कोटि के स्वामियों के लिए अधिकाधिक महसूस करने लगे थे। संतों का अघोषित नियम। हालांकि जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को उलझन में डाल दिया था वह ये था कि इस भव्य आयोजन में, जिसमें तीनों कुल मानव, दैत्य और असुर शामिल थे, वहां कोई भी संत कोटि का स्वामी नहीं था। ये सवाल पूछने पर विराट मुस्कुराए और बोले, संत हस्तक्षेप नहीं करते, यह एक अलिखित नियम है। 1000 वर्षीय दानवी फूल की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई उत्कृष्ट कोटि का स्वामी संत कोटि में प्रवेश करता है, चाहे वह मानव हो, दैत्य हो या असुर कुल। अगर उन्हें 1000 वर्षीय दानवी फूल चाहिए तो वे केवल अपनी ताक से इसके लिए लड़ सकते हैं। यह एक कारण है। वृद्ध भीष्म ने बात संभाली, एक और कारण है। ओह, मैं विवरण सुनना चाहूंगा। विराट थोड़े हैरान लग रहे थे, स्पष्ट रूप से उन्हें गहरे कारण का पता नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती और मीना भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे। इस तरह का रहस्य उन जैसे युवाओं के लिए बहुत आकर्षक था। लगता है कि 1000 वर्षीय दानवी फूल टोंग जुबान लोक का उत्पाद नहीं है, वृद्ध भीष्म ने तुरंत कहा। फीयू का सुंदर चेहरा बदल गया और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या ये तारामंडल से हो सकता है? हाँ, ऐसा कहा जाता है। वृद्ध भीष्म ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले, लेकिन एक बीज आरोही गगन कगार पर तारामंडल से गिरा था। फिर एक पौधा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था वहां उगा। 1000 साल बाद वह खिला और गलती से किसी ने उसे प्राप्त कर लिया। तभी दुनिया को इसके जादुई प्रभावों के बारे में पता चला। जब ये खबर फैली तो मानव, दैत्य और असुर कुल उत्तेजना से उबल पड़े। संत कोटि के स्वामी दुर्लभ थे और 1000 वर्षीय दानवी फूल तृतीय कोटि उत्कृष्ट को संत कोटि में प्रवेश करने में मदद कर सकता था। दूसरे सहस्राब्दी में एक संत कोटि के स्वामी ने हस्तक्षेप किया और एक बड़ा युद्ध हुआ। अंत में मानव कुल का एक स्वामी आरोही गगन कगार पर चढ़ गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जो 1000 वर्षीय दानवी फूल खिलना चाहिए था वह पल भर में मुरझा गया। ऐसा क्यों हुआ? हर कोई अजीब लग रहा था। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन तब से किसी भी संत कोटि के स्वामी ने 1000 वर्षीय दानवी फूल के विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया। एक बार जब किसी संत कोटि के स्वामी की आभा रिस जाती है तो 1000 वर्षीय दानवी फूल अब नहीं खिलता। इसलिए जो लोग अब आरोही गगन कगार जाते हैं वे मूल रूप से सभी उत्कृष्ट कोटि के स्वामी होते हैं। इतना अजीब, रिमरू ने चिल्लाकर कहा। तारामंडल के उत्पाद को सामान्य ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। वृद्ध भीष्म ने धीरे से सिर हिलाया। वृद्ध भीष्म, क्या सचमुच कोई तारामंडल में प्रवेश कर चुका है? विराट ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हालांकि मैंने तारामंडल के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी ये पुष्टि नहीं कर पाया है कि तारामंडल किस तरह की दुनिया है। इस वृद्ध को नहीं पता। वृद्ध भीष्म ने हल्की मुस्कान दी। असुर कुल के अनुसार महान दैत्य देव, जिसने कभी सर्वोच्च शासन किया था, सफलतापूर्वक तारामंडल में भाग गया था। मानव कुल और दैत्य कुल में भी ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकी, लेकिन उन्होंने बीच में नहीं टोका। क्या आप आगे किसी नए गद्यांश की व्याख्या चाहते हैं या आपको इस व्याख्या में कोई बदलाव करवाना है? एपिसोड 697। आसमानी मीनार के संरक्षक। आसमानी मीनार के 4 मार्शल अंकल और वृद्ध भीष्म त्रिपाठी जीवप्ती पर अपना स्नेह बरसाते थे। वे उनकी भलाई चाहते थे, पर एक गहन चिंता त्रिपाठी जीवप्ती को भीतर ही भीतर मत रही थी। यदि इन सब सज्जनों को यह ज्ञात हुआ कि उनका संबंध प्राचीन दानव कुल से है तो वे निश्चय ही उन्हें प्राचीन दानव कुल के विनाश के लिए प्रेरित करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ऐसा दृश्य देखना नहीं चाहते थे। आखिर दानव देवगढ़ में अपने प्रवास के दौरान उन्हें ली रागिनी और हान रागिनी से अत्यंत प्रेम और देखभाल मिली थी। उनकी दृष्टि में प्राचीन दानव कुल के लोग बुरे नहीं थे। थोड़ी देर तक बातों का सिलसिला चलता रहा, फिर सभी विश्राम के लिए चले गए। गहन रात्रि के मध्य बिहड़ जंगल में केवल एक मन सी अग्नि की लौ टिमटिमा रही थी। तभी मीना ने धीरे से त्रिपाठी जीवप्ती के वस्त्र को खींचा।
त्रिपाठी जीवप्ती ने आंखें खोली और जिज्ञासा से उसे घूरने लगे। मेरे साथ आओ, मीना अत्यंत धीमी आवाज में बोली और अंधेरे की ओर सरक गई। त्रिपाठी जीवप्ती उठकर उसके पीछे चल दिए। लगभग कुछ हजार मीटर चलने के बाद वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। मीना बैठ गई और अपनी पीठ वृक्ष के तने से टिका दी। फिर उसने अपने बगल की जगह थपथपाई, मानो त्रिपाठी जीवप्ती को भी बैठने का संकेत दे रही हो। क्या बात है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी बातचीत करनी थी। अगर हम वहां बात करते तो वे सब विचलित हो जाते। मीना मुस्कुराई। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने घास का एक छोटा तिनका तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों पर घुमाने लगे। बस थोड़ी सी गुफ्तगू। मीना ने अपने पैर सीधे किए और आलसे में अंगड़ाई ली। वह धीरे धीरे सहज हो गई, फिर सिर घुमाकर पूछा, तुमने अपनी रसायन विद्या कहाँ से सीखी? तुम मुझसे भी कम उम्र के होकर पहले ही दिव्य कोटि के शीर्ष रैंक रसायनविद कैसे बन गए? अगर मैं कहूं कि मैंने खुद ही सीखा है तो क्या तुम विश्वास करोगी? त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसते हुए कहा। मीना ने अपने होंठ सिकुड़े। स्पष्ट था कि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने कंधे उचकाए। वृद्ध भीष्म ने कहा कि तुम्हारे पीछे अवश्य ही कोई शीर्ष रसायनविद होगा जो तुम्हें सिखा रहा है। कोई ऐसा रसायनविद जो उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ये सही है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी सच्ची रसायन कला को महान दानव देव की देन माना जा सकता था। उनकी रसायन विद्या को स्वशिक्षित कहा जा सकता था, लेकिन यह महान दानव देव की विरासत से भी आई थी। तो वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है? ये सुनकर मीना के भाव थोड़े बदल गए। वृद्ध भीष्म वास्तव में उनसे मिलना चाहते हैं, पर वे ये भी जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति आसानी से स्वयं को प्रकट नहीं करेगा और न ही बाहरी लोगों से मिलेगा। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक खोखली हंसी छोड़ी। वृद्ध भीष्म इस रहस्यमय गुरु से मिलना चाहते थे और त्रिपाठी जीवप्ती यह बात समझ सकते थे। वृद्ध भीष्म संभवतः अपने रसायन विद्या के स्तर पर किसी गतिरोध पर पहुंच चुके थे, इसलिए वह दूसरों से सीखना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या वह अपने जीवन काल में अगले स्तर तक पहुंच सकते हैं। इस बार उनका तीर्थ यात्रा नगर जाना संभवतः इसी उद्देश्य से था। आखिर वहां कई शक्तिशाली रसायनविद इकट्ठे होंगे। अगर कोई मौका मिले तो क्या तुम वृद्ध भीष्म के लिए सिफारिश कर सकते हो? मीना ने आशा भरी नजरों से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत देर तक शांत रहे। वह इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते थे। तुम चुप क्यों हो गए? जब मीना ने देखा कि वह मौन है तो उसने सोचा कि उसका अनुरोध शायद बहुत अधिक है और वह नहीं जानती थी कि अब क्या करे। हाँ, जिसने मुझे रसायन विद्या सिखाई है वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। ओह, मीना ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और जल्दबाजी में क्षमा मांगी। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। ठीक उसी क्षण दोनों के भाव अचानक बदल गए। सामने देखते हुए एक भयंकर दिव्य चेतना तेजी से उनकी ओर आ रही थी। पलक झपकते ही यह आत्मिक शक्ति त्रिपाठी जीवप्ती और मीना के ऊपर आ पहुंची। मीना ने एक बड़े दुश्मन का सामना करते हुए खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में हर तरह की वस्तुएं निकालीं। उसका युद्ध अनुभव बहुत कम था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। घबराहट में भी वह खुद को पूरी तरह से बचा पाए। त्रिपाठी जीवप्ती ने अजीब तरीके से उसे देखा। उनके भाव शांत थे। उनकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं, क्योंकि वह शून्य में घूर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह आत्मिक शक्ति कुछ अजीब है, जैसे ये सामान्य दिव्य चेतना के हमलों से अलग है। जैसे ही वह ये सोच रहे थे, यह आत्मिक शक्ति त्रिपाठी जीवप्ती और मीना के चारों ओर कुछ बार घूमी और फिर त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में प्रवेश करके लुप्त हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती। मीना का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दबाजी में चिल्लाया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें शून्य थीं। वह वहीं बैठे रहे। श्वा श्वा श्वा। यहाँ की हलचल ने कुछ हजार मीटर दूर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। विराट दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ? अभी अभी उन्हें भी आत्मिक शक्ति का एक झोंका महसूस हुआ था, इसलिए जब उन्होंने मीना की चीख सुनी तो वह तुरंत भागे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मीना घबरा गई और जल्दबाजी में समझाया कि अभी क्या हुआ था। काया पलट। नीलकमल का रंग बदल गया, क्योंकि वह मामले की सच्चाई को तेजी से भांप गए। निश्चित रूप से पास में ही किसी गुरु की मृत्यु हुई होगी और उनकी आत्मा शरीर से बच निकली होगी, जो संयोग से त्रिपाठी जीवप्ती से टकरा गई और त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को अपने उपयोग के लिए कब्जाने की कोशिश कर रही थी। काया पलट। फीयू ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई, तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट भी खुद को बहुत शांत महसूस करने लगे और धीरे से सिर हिलाया। नीलकमल और फी चेन दोनों मुस्कुराए। आप जरा भी चिंतित क्यों नहीं हैं? मीना इतनी बेचैन थी कि लगभग रोने लगी। वह भी जानती थी कि काया पलट क्या होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा नष्ट हो सकती थी। आसमानी मीनार के ये चार गुरु न केवल चिंतित नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक खुश करने वाली मुस्कान भी थी, जिसे मीना समझ नहीं पा रही थी। वृद्ध भीष्म हल्के से मुस्कुराए और बोले, मीना, चिंता मत करो। वृद्ध भीष्म, ये सब। मीना ने पैर पटका। छोटे मित्र त्रिपाठी जीवप्ती का काया पलट नहीं होगा। क्या तुम भूल गई कि उनके पास क्या है? वृद्ध भीष्म ने मीना को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। मीना ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठी। सही, इस बदमाश के पास दिव्य चेतना है। वृद्ध भीष्म ने धीरे से सिर हिलाया। जब तक ये किसी संत कोटि के गुरु की आत्मा न हो जो उनके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, तब तक छोटे मित्र त्रिपाठी जीवप्ती इसे संभाल लेंगे। हमें बस इंतजार करना होगा। यह आदमी वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। जितने लोगों को वह चुन सकता था, उसने वास्तव में तुम जैसी नाजुक सी छोटी लड़की की जगह हमारे छोटे मार्शल भतीजे को चुना। नीलकमल ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा। मीना ने उसे घूर कर देखा। कितने असभ्य। अरे, मैं अभी भी बहुत जवान हूँ। नीलकमल अचानक अप्रसन्न हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के भीतर उनके मुंह पर एक अनजानी मुस्कान थी, क्योंकि वह उस आत्मिक शक्ति के धागे को घूर रहे थे जो भीतर घुसने के बाद घबरा गया था।
यह आत्मिक शक्ति त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा को निगलना और उनके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही यह इस जलते हुए ज्ञान सागर में घुसी, इस आत्मिक शक्ति ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। मानो उसने नर्क के दरवाजे में कदम रख दिया हो। लपटों के समुद्र से घिरे हुए जलते हुए आभास के कारण यह आत्मिक शक्ति पीड़ा में चिल्लाने लगी। उसकी आत्मा इस तरह के जलन को सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी आत्मा का दर्द उसे बहुत सता रहा था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे अपना आत्मा अवतार दिखाओ, त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से कहा। आत्मिक शक्ति का धागा थोड़ा चमका और जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती के सामने एक स्पष्ट आकृति दिखाई दी। उसके चेहरे पर दर्द की विकृति थी क्योंकि वह दांत पीस रहा था और भय और दहशत भरी नजर से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहा था। ये व्यक्ति 50 या 60 की उम्र का लग रहा था, लेकिन उसके पास उत्कृष्ट कोटि के दूसरे क्रम की आत्मा शक्ति थी। कहा जा सकता है कि यह आत्मिक शक्ति जब जीवित थी तो एक शक्तिशाली गुरु थी। तुम वास्तव में दुर्भाग्यशाली हो, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर कटाक्ष का भाव था। उनकी शत्रुता को भांपते हुए आत्मिक शक्ति ने दर्द सहा और एक मुस्कान जबरदस्ती निकाली। छोटे भाई, यह एक गलतफहमी है, चीजें वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ओह, क्या ऐसा है? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के भीतर लपटें बढ़ने लगी, वे और भी गर्म होती जा रही थीं। कृपया मुझे समझाने का मौका दो, आत्मिक शक्ति चीखी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनसुना कर दिया। चूंकि इस व्यक्ति ने उनके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो वह स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होने वाले थे। त्रिपाठी जीवप्ती का ज्ञान सागर अशांत हो उठा। उनकी प्रज्वलित ज्ञान सागर अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा की ओर जलने लगा। ऐसा लगा जैसे वह इस आत्मिक शक्ति को एक ही झटके में जला देना चाहते थे। रुको, अगर तुम मुझे जीवित छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूँ। मुझे दिलचस्पी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उनके भाव ठंडे और निर्मम थे। ये तुम्हारे जीवन के बारे में है। आत्मिक शक्ति चिल्लाई। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सनकरी हुईं। उन्होंने धीरे धीरे अपने अशांत ज्ञान सागर को शांत किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस आत्मिक शक्ति को एक पल के लिए गहराई से देखा, फिर कहा, अगर तुम सिर्फ समय खींच रहे हो या मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें केवल मृत्यु से भी बदतर भाग्य भोगने के लिए छोड़ दूंगा। नहीं नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती को उसे मारना जारी न रखते देख आत्मिक शक्ति अंततः शांत हुई। वह व्यक्ति राहत महसूस करने लगा और तेजी से पूछा, क्या तुम भी तीर्थ यात्रा नगर जा रहे हो? अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर तुम जा रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम मुड़कर वापस चले जाओ। हमारे सामने गुरुओं का एक समूह है जो विशेष रूप से तीर्थ यात्रा नगर की ओर जाने वाले लोगों का शिकार कर रहा है। लोगों के कई समूह पहले ही मारे जा चुके हैं। मेरा समूह भी तीर्थ यात्रा नगर जा रहा था, लेकिन अब वे सब मर चुके हैं, केवल मेरी आत्मा ही बच पाई। वे कितने हैं? लगभग 1 दर्जन। उनमें से कई उत्कृष्ट कोटि के तीसरे क्रम के गुरु हैं। वे सभी अत्यंत क्रूर हैं। ये तो बहुत लोग हैं, त्रिपाठी जीवप्ती बड़बड़ाए। सही है छोटे भाई, तुम देखते हो, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, क्या तुम चाहोगे? उस आदमी ने दबी हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों की गहराई में अत्यधिक चौकसी झलक रही थी, मानो जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती कोई हरकत करेंगे वह त्रिपाठी जीवप्ती को भी अपने साथ घसीटने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। इस तरह की चेतावनी और धमकी कई लोगों को डराने के लिए काफी थी, इसलिए उसे विश्वास था कि त्रिपाठी जीवप्ती, जिसकी खेती उससे कम थी, उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती केवल हल्के से मुस्कुराए और उस आत्मिक शक्ति के धागे को वापस घूरने लगे। उस आदमी का दिल बैठ गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, शून्य से अचानक एक सुनहरी किरण फूट पड़ी। चुपचाप, यह आत्मिक शक्ति का धागा शुद्ध हो गया। इस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। तुरंत उन्होंने उत्सुकता से उन्हें घूरते हुए लोगों की आंखें देखीं। ये वही छोटा बदमाश है। नीलकमल ने ताली बजाई और हंसा। उस व्यक्ति का वास्तव में बुरा भाग्य था। क्या तुम ठीक हो? फीयू ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है हमें थोड़ी परेशानी होने वाली है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और उस जानकारी को समझाया जो उन्होंने अभी अभी हासिल की थी। लगभग 1 दर्जन। विराट ने अपनी भौं उठाई। ये तो काफी है। अगर हमारे पास ये जानकारी नहीं होती और हम लापरवाही से आगे बढ़ते तो हम शायद अचानक पकड़े जाते। फीयू ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या हमें चक्कर लगाना चाहिए? मीना ने धीरे से पूछा। हम क्यों करें? नीलकमल ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। ओह, तो हम बस ऐसे ही गुजर जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अगर वे हमें उकसाने नहीं आते हैं तो हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत की। विराट का आभा अचानक बदल गया और उनकी आंखें एक नुकीली तलवार की तरह अत्यधिक भयानक तेज हो गईं। उनका शरीर भी बर्फ के एक खंड की तरह हो गया, जिससे एक अत्यंत ठंडा आभास निकल रहा था। वह डरे नहीं थे, वास्तव में वह तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लीवान और फी चेन भी वैसे ही थे और यहाँ तक कि फीयू, जो एक महिला थी, भी अपवाद नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। उन्होंने चुपचाप सोचा कि आसमानी मीनार के ये 4 मार्शल अंकल वास्तव में कट्टर युद्धप्रिय लोगों का एक समूह थे। अब क्या आप अपनी यात्रा के बारे में कोई और विवरण साझा करना चाहेंगे? एपिसोड 698। भयंकर वन में मृत्यु का तांडव। उस निस्तब्ध भयावह वन में जहां वृक्षों की विशाल काया भी रात्रि के अंधेरे में भय का कारण बन रही थी, कुछ यात्री एक शांत गति से आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में न कोई हड़बड़ी थी, न किसी अनहोनी का भय। दल का नेतृत्व विराट कर रहा था, जिसकी देह एक चट्टान सी दृढ़ थी। पीछे की ओर मीना और धीर पाठक सुरक्षा का चक्र बनाए चल रहे थे। बीच में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपाठी जीवप्ती, उनके साथ वृद्ध भीष्म, रसायन विद्या के ज्ञाता और भय से कांपती हुई मीना थी। मीना को छोड़कर हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र सी उदासीनता थी, मानो वे उस आसन्न खतरे से अनभिज्ञ हों जो उन पर मंडरा रहा था। ये शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी से कम नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो उठा। सहसा त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि रमेश कुमार पाल, जो उत्कृष्ट कोटि के तीसरे चरण के स्वामी थे, न जाने कब बिना किसी आहट के गायब हो चुके थे।
यह महान योद्धा सबकी नजरों से चुपचाप ओझल हो गया था, यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवती भी उन्हें भांप नहीं पाए। रात की ठंडी पवन चली। आसपास खड़े विशालकाय पेड़ धीरे धीरे झूलने लगे और उनकी सघन पत्तियां सरसराहट की ध्वनि करने लगीं। चारों ओर फैले घने अंधकार में ऐसा लगा जैसे कई अदृश्य दानवी आत्माएं फुसफुसा रही हों, भूतिया आकृतियां पलक झपकते ही गायब हो रही हों। मीना का सुंदर चेहरा भय से पीला पड़ गया। अनजाने ही वह त्रिपाठी जीवती की ओर झुक गई, उनसे सटकर खड़ी हो गई, मानो उसी स्पर्श में वह सुरक्षा खोज रही हो। उसकी सुंदर आंखें आतंक से चारों ओर ताक रही थीं। त्रिपाठी जीवती ने स्नेह से उसका हाथ धीरे से दबाया, जिससे मीना को थोड़ी राहत मिली, पर वह फिर भी उनके पास से टस से मस न हुई। विराट के होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वह जैसे इस तनावपूर्ण और रोमांचक स्थिति का आनंद ले रहा था। पीछे चल रहे मीना और धीर पाठक, जो समूह की रखवाली कर रहे थे, बीच बीच में चारों ओर देखकर तिरछी मुस्कान देते, उनकी आंखों में लड़ने का उत्साह साफ झलक रहा था। यहाँ तक कि वृद्ध भीष्म, जो स्वयं एक रसायन विद्या के सिद्ध पुरुष थे, के चेहरे पर भी धीरज और शांति थी। उन्हें स्पष्ट रूप से ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के इन 4 महारथियों की शक्ति पर अटूट विश्वास था। तभी उनके चारों ओर से एक अजीब कर्कश हंसी गूंज उठी। वह हंसी किसी प्रेत की तरह उदास और मोहक थी। उस क्षण रात की हवा अचानक और भी अधिक सर्द हो गई। जल्द ही कई और लोगों की हंसी उनकी एकाग्रता को भंग करने के प्रयास में हवा में घुलने लगी। परंतु ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय का ये दल शांत रहा और अविचल गति से आगे बढ़ता गया। आधे घंटे बाद वह मोहक हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। विरोधी पक्ष को शायद एहसास हो गया था कि इस तरह के बचकाने व्यवहार से विराट को घबराया नहीं जा सकता, और उन्होंने अपनी इस नीरस चाल को त्याग दिया। सिर छिपाना और पूंछ दिखाना, काया चूहों का झुंड। विराट ने असंतुष्ट होकर बुदबुदाया। उसने सोचा था कि यहाँ एक भयंकर युद्ध होगा, जो उसके रक्त को उबाल देगा, लेकिन विरोधी पक्ष तुरंत हमला करने के बजाय बस इस तरह की नौटंकी करके उनका ध्यान भंग कर रहा था। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मीना, जाओ जरा देखो तो, विराट ने आदेश दिया। मीना ने क्रूरता से दांत पीसकर हंसा और उसका छोटा सा शरीर अचानक अंधेरे में विलीन हो गया। एक पल बाद एक चीख, एक कराहट उस जंगल में गूंज उठी, जिसने सुनने वाले हर व्यक्ति के लहू को ठंडा कर दिया। वह हृदय विदारक चीख बहुत छोटी थी। ये स्पष्ट था कि चीखने वाला प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं पा सका और पलक झपकते ही मारा गया। अगले ही क्षण एक वैसी ही चीख दूसरी दिशा से आई। त्रिपाठी जीवती की आंखों में चमक आई। वह निश्चित थे कि इन दोनों चीखों के बीच की दूरी कम से कम कुछ 1000 मीटर होगी। इतने कम समय में मीना ने उन दोनों छिपने वालों के ठिकाने का पता लगाया और एक ही बार में उन्हें मार डाला। कुछ ही देर बाद मीना शांत भाव से लौट आए और विराट की ओर देखकर अपने कंधे उचकाए। उत्कृष्ट कोटि के पहले चरण के 2 कचरे मेरे दांतों के बीच के अंतर को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। ऐसा कहकर उसने अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर असंतोष का भाव था। ये सुनकर मीना युवती की आंखें घूम गईं और वह मूर्छित हो गई। ये छोटी लड़की, इसका साहस थोड़ा कम है, मीना महारथी ने हैरानी से कहा। त्रिपाठी जीवती ने सिर हिलाया और मीना युवती को अपने कंधे पर उठा लिया। धीर पाठक अचानक खिलखिला उठे। उसे लगा होगा कि तुमने सचमुच उन्हें खा लिया। मीना महारथी का चेहरा काला पड़ गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वह कितना संदिग्ध था। वह अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन बचाव करने के लिए कोई था नहीं, जिससे वह काफी परेशान हो गया। समूह आगे बढ़ता रहा। संभवतः मीना महारथी द्वारा 2 लोगों को मारे जाने के कारण विरोधी पक्ष और भी सतर्क हो गया था। 2 घंटे बीत गए, लेकिन उनके आसपास कोई असामान्य बात नहीं हुई। फिर भी त्रिपाठी जीवती को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि चारों ओर शत्रुता की एक हल्की भावना अभी भी भटक रही थी। एक बार जब सभी ने स्वयं को सुरक्षित मानकर विश्राम किया, तो विरोधी पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डालेगा। उधर विराट बहुत अधीर हो रहा था और अचानक रुक गया। ठंडे स्वर में चारों ओर देखा और चिल्लाया, जब तुम हमें मारकर हमारे खजाने लूटना ही चाहते हो तो बाहर निकलकर लड़ते क्यों नहीं? यदि तुम इसी तरह छिपे रहे तो हमें जल्द ही इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। चारों ओर सन्नाटा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। विराट ने धीरे से सिर हिलाया। बेहद निराश दिखते हुए उसने अपना हाथ लहराया और कई दसियों मीटर लंबी एक तलवार को हवा में बुला लिया। त्रिपाठी जीवती की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत उस लंबी तलवार को पहचान लिया। ये वही पवित्र कोटि का अस्त्र था जो विराट और धीर पाठक ने उस व्यक्ति के गुफा महल से प्राप्त किया था। यह एक संत कोटि का अस्त्र है। सच कहूं तो मुझे इसे अभी तक परिष्कृत करने का समय नहीं मिला है। क्या तुम इसे नहीं चाहते? यदि तुम मुझे मार डालते हो तो यह अस्त्र तुम्हारा हो जाएगा। संत कोटि के अस्त्र दुर्लभ होते हैं, विराट ने हल्के ढंग से कहा। मेरे पास भी एक है। धीर पाठक, जो संसार में अराजकता देखने को उत्सुक थी, ने भी अपना संत कोटि का अस्त्र फेंक दिया। दोनों अपरिष्कृत संत कोटि के अस्त्रों को अगल बगल रखा गया और पल भर में अनगिनत दिव्य चेतना टिड्डियों की तरह उन पर टूट पड़ी। त्रिपाठी जीवती को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने चारों ओर से भारी और लोभी सांसों की आवाजें सुनी हों। अरे, तुम दोनों को ये संत कोटि का अस्त्र कब मिला? मीना महारथी की आंखें ईर्ष्या से चौड़ी हो गईं। मुझे क्यों नहीं पता चला? कुछ महीने पहले, धीर पाठक ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवती की ओर देखते हुए कहा, छोटे मार्शल भतीजे को लेने वापस आते समय यह मिला। ये कैसा न्याय है? मुझे हिस्सा क्यों नहीं मिला? मीना महारथी चिल्लाया। केवल 2 ही थे, धीर पाठक और मैंने एक एक बांट लिया, लेकिन अगर बात करें तो धीर पाठक के पास अभी भी एक उच्च श्रेणी के आत्मग्रेड का अस्त्र है। मुझे दे दो, मुझे दे दो। मीना महारथी ने जल्दी से धीर पाठक की ओर हाथ बढ़ाया। रमेश कुमार पाल का क्या? धीर पाठक ने थोड़ी शर्मिंदगी दिखाते हुए भौहें सिकोड़ी। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक उसके पास धनुष है। ऐसा करते हैं, जो सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उसे यह अस्त्र मिलेगा। धीर पाठक धीरे से मुस्कुराए। मीना महारथी ने अपनी हथेलियों को रगड़ा और कहा, अच्छा विचार है, मैंने पहले ही 2 मार दिए हैं। ठीक उसी क्षण कई आकृतियां चारों ओर से बिजली की गति से दौड़ती हुई उन 2 संतकोटि के अस्त्रों की ओर लपकीं।
जब ये लोग आपस में बहस कर रहे थे तो विरोधी पक्ष स्पष्ट रूप से अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने इसे कार्रवाई करने का एक अच्छा अवसर समझा। विराट की आंखों में एक रोशनी कौंधी और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। इनमें से प्रत्येक आकृति एक अत्याचारी उत्कृष्ट कोटि की आभा बिखेर रही थी और वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही दोनों संत कोटि के अस्त्रों के सामने पहुंच गए। अनगिनत बड़े हाथ खुले और अस्त्रों को पकड़ने के लिए बढ़े। शुई शुई शुई। अचानक सरसराहट भरी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी और त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के कोने ने रात के आकाश में चमकती एक सुनहरी रोशनी को पकड़ा। रक्त के छींटे पड़े जैसे ही संत कोटि के अस्त्रों के पास पहुंचे साधकों को एक जबरदस्त शक्ति ने पीछे धकेल दिया। उनमें से हर एक के शरीर में एक मुट्ठी के आकार का छेद हो गया था। वे सीधे भेद दिए गए थे और ये छेद अपवाद के बिना उनके हृदय के स्थान पर थे। हवा में ही इन साधकों की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक ही बार में मारे गए। वे ये भी नहीं समझ पाए थे कि इतना तेज और सटीक हमला कहां से आया था। मीना महारथी का रंग बदल गया। वह चिल्लाते हुए आगे भागा, रमेश कुमार पाल, तुम कपटी बदमाश, अगर तुम में सामर्थ्य है तो बाहर आकर लड़ो, अंधेरे में लोगों को चुरा घोंपने का क्या फायदा। रमेश कुमार पाल ने कोई जवाब नहीं दिया। विनाशकारी ऊर्जा से भरे तीरों की एक श्रृंखला सबसे असंभव कोनों से निकली। दुश्मनों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उनका जीवन ले लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना को छोड़ा और इन तीरों के स्रोत की दिशा का अनुसरण किया। ये पता लगाने की कोशिश की कि रमेश कुमार पाल कहाँ छिपा था, लेकिन व्यर्थ। उनका चेहरा गंभीर हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एहसास हुआ कि यह नुकीले दांतों वाले मार्शल अंकल अनुपम कितने शक्तिशाली थे। शुरू से अंत तक ये लड़ाई केवल 10 सांस के समय तक चली। मीना महारथी के आगे बढ़कर एक दुश्मन को मार डालने के बाद चारों ओर फिर से अचानक शांति छा गई। केवल रक्त की गंध ही सबकी नाक के सिरे पर अटकी रही। कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आए। अंधेरे में छिपे दुश्मन, जिनमें से केवल 2 या 3 ही बचे थे, तेजी से पीछे हट गए। उन्हें भी पता था कि ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय का यह समूह ऐसा नहीं था जिससे वे निपट सकें। केवल 2 लोग ही उन सभी को मार डालने में सक्षम थे। अगर वे चारों एक साथ हमला करते तो परिणाम अकल्पनीय होते। एक बड़ी मात्रा में उत्तम ऊर्जा त्रिपाठी जीवप्ती के मन में प्रवाहित हुई। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को जांच में डुबो दिया और पाया कि इन सभी मृत दुश्मनों में मूल रूप से उत्कृष्ट कोटि के पहले या दूसरे चरण के साधक थे। एक भी उत्कृष्ट कोटि के तीसरे चरण का नहीं था। अनिवार्य रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ पछतावा हुआ। उत्कृष्ट कोटि के तीसरे चरण के साधक को संत कोटि में प्रवेश करने के तरीके के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए थी। त्रिपाठी जीवप्ती को इसकी आवश्यकता थी। स्वर्ग के मार्ग और मार्शल मार्ग की उनकी वर्तमान समझ के साथ संत कोटि में प्रवेश करने से पहले कोई बाधा नहीं होगी। हालांकि उन्होंने अभी तक संत कोटि में प्रवेश करने की कुंजी नहीं समझी थी। हालांकि डेमन गौडगढ़ में उन्होंने यादव विमलचंद, एक संत कोटि के दूसरे चरण के स्वामी को मार डाला था और उनकी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती की संत कोटि की समझ अभी भी बहुत अधूरी थी। त्रिपाठी जीवप्ती को अपने अंतर्दृष्टि और अनुभवों से वह मार्ग निकालने के लिए बड़ी संख्या में गुरुओं की आत्माओं की आवश्यकता थी जिसे वह लेना चाहते थे। विराट और धीर पाठक ने अपने अस्त्र वापस ले लिए। मूर्ख, मैं संत कोटि के अस्त्र को परिष्कृत क्यों नहीं करूंगा। विराट ने अपने शरीर में अस्त्र वापस लेते हुए ठहाका मारा। मीना महारथी उदास होकर वापस लौटा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने गहरी सांस ली। रमेश कुमार पाल भी एक भूत की तरह प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए धीर पाठक की ओर हाथ बढ़ाया, मुझे दे दो। धीर पाठक मुस्कुराए और वह उच्च श्रेणी के आत्मग्रेड का अस्त्र जो उसने पहले प्राप्त किया था, रमेश कुमार पाल के हाथ में रख दिया। शुरू से अंत तक मीना महारथी ने केवल 3 लोगों को मारा था, जबकि रमेश कुमार पाल ने एक ही बार में 5 या 6 लोगों को मार डाला था। ये लड़ाई निस्संदेह रमेश कुमार पाल की जीत थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई बहुत आसान लग रही थी, लेकिन वह ये भी जानते थे कि केवल ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के ये गुरु ही ऐसा कारनामा कर सकते थे। शायद अगर कोई अन्य उत्कृष्ट कोटि के तीसरे चरण का साधक होता तो वे इतनी आसानी से इससे नहीं निपट पाते। इसके अलावा उत्कृष्ट कोटि के प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच शक्ति का अंतर काफी स्पष्ट था। उत्कृष्ट कोटि से पहले एक बड़े क्षेत्र को 9 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक छोटे क्षेत्र और अगले के बीच का अंतर काफी कम था। लेकिन उत्कृष्ट कोटि अलग था। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, हर बार जब कोई भेद करता था तो उसकी शक्ति में छलांग लगती थी। छिपे हुए दुश्मनों के इस समूह ने खुद और ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के बीच की शक्ति के अंतर को पहचानने में विफल रहे और इसके बजाय इस अस्त्र से लोभित हो गए। इस लड़ाई के बाद आगे का रास्ता बहुत अधिक शांत लग रहा था। रास्ते में जिन लड़ाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ तक आए हर किसी की नज़र 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया पर टिकी थी, क्योंकि कोई भी 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया खिलने से पहले संघर्ष शुरू करने को तैयार नहीं था। जब रेत पक्षी और सीपी लड़ते हैं तो मछुआरे को ही लाभ होता है। एपिसोड 699। मेघ ज्योति संप्रदाय को छोड़े हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। हवाओं, तूफानों और अज्ञात मार्गों को पार करते हुए अंततः त्रिपाठी जीवप्ती और उनका दल तुंगहुआन क्षेत्र की सीमा पर आ खड़ा हुआ। सामने था वह अद्भुत तटस्थ प्रदेश जिसके बारे में उन्होंने केवल सुना था, एक ऐसा क्षेत्र जहां मनुष्य, दानव और राक्षस जातियां कंधे से कंधा मिलाकर एक विचित्र तालमेल में सह अस्तित्व रखती थी। ऐसी कल्पना भी महाद्वीप के किसी अन्य हिस्से में असंभव थी। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने उस धरती पर कदम रखा, उनकी इंद्रियों ने हवा में बहती एक अपरिचित ऊर्जा को महसूस किया। यह ऊर्जा साधारण नहीं थी। इसमें उन्हें कुछ परिचित दैत्य शक्ति के अंश मिले जिसे वह पहले जानते थे, परंतु एक और प्रकार की अज्ञात दैत्य शक्ति भी थी जिसे वह पहचान नहीं पाए। ये राक्षस जाति की शक्ति रही होगी। ये दोनों प्रकार की शक्तियां मनुष्य जाति के लिए तो विष थीं, पर राक्षस और दानव जातियों के लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाने का अमृत रस। इस नए प्रदेश में कदम रखते ही विराट और उनके साथी और भी अधिक चौकन्ने हो गए। ये तटस्थ प्रदेश जहां तीनों जातियों का मिलन था, सबसे अधिक अराजक और अस्थिर था। यहाँ जरा सी चूक भी जीवन को अनंत विनाश की खाई में धकेल सकती थी।
कुछ और दिनों तक चलते रहने के बाद उनकी दृष्टि क्षितिज पर टिकी एक गगनचुंबी पर्वत चोटी पर पड़ी, जो बादलों को भी भेदती हुई प्रतीत होती थी। उस शिखर से कुछ ही दर्जन किलोमीटर नीचे एक विशाल नगर बसा था, उनका गंतव्य तैरते बादल नगर। विराट ने गति बढ़ाई और आधे दिन की यात्रा के बाद दल नगर के द्वार पर पहुंच गया। आवश्यक स्फटिक पत्थरों का शुल्क चुकाकर सबने शहर में प्रवेश किया। शहर के भीतर आते ही त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि विराट और उनके साथियों की सतर्कता कुछ कम हुई है। वृद्ध भीष्म ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, एक बार शहर के भीतर आ गए तो खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तैरते बादल नगर मनुष्य, दानव और राक्षस तीनों जातियों द्वारा संयुक्त रूप से शासित है। यहाँ का नगर प्रमुख एक संत कोटि का स्वामी होता है, इसलिए कोई भी यहाँ अधिक मनमानी करने की हिम्मत नहीं करता। तो वर्तमान नगर प्रमुख किस जाति से हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य से पूछा। ये वृद्ध निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इस नगर में हर 3 वर्ष में नगर प्रमुख बदलता है। तीनों जातियों के स्वामी एक अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करते हैं और विजेता को ये पद मिलता है। इसी प्रणाली के कारण इस शहर में शांति बनी हुई है। यदि किसी एक कुल को लगातार बढ़ने दिया जाए तो बाकी 2 कुलों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बचेगी, वृद्ध भीष्म ने समझाया। विराट ने हल्की सी मुस्कान के साथ बात आगे बढ़ाई, जहां तक मुझे पता है वर्तमान नगर प्रमुख राक्षस जाति का एक स्वामी है। पर निश्चिंत रहो, यह मामला तीनों कुलों की स्थिरता से जुड़ा है, इसलिए वह लापरवाही से काम नहीं करेगा। यदि तटस्थ प्रदेश अराजकता में घिरा तो वह स्वयं उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो पूरा महाद्वीप अराजकता में डूब जाएगा। पथों का अलगाव और रहस्यमय उपहार। वृद्ध भीष्म ने अब अपने मार्ग का खुलासा किया। ये वृद्ध और मीना यहाँ रसायन विद्या संघ में जा रहे हैं। विराट, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। विराट ने सिर हिलाया। रसायन कला के अभ्यासी बड़े अहंकारी होते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय से हैं या नहीं। संघ में प्रवेश करने पर अपमानित होने की संभावना थी। विराट के गर्म मिजाज को देखते हुए वहां विवाद होना निश्चित था और तब वृद्ध भीष्म के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। विराट ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और कहा, छोटे मार्शल भतीजे, यदि तुम जाना चाहो तो तुम वृद्ध भीष्म के साथ जा सकते हो। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मीना ने भी सिर हिलाया। हाँ, तुम भी एक रसायन अभ्यासी हो, तुम्हें हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं। वह स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के साथ रहकर उनसे रसायन विद्या सीखना जारी रखना चाहती थी। फेयू खिलखिलाकर हंस पड़ी और मजाक उड़ाते हुए बोली, छोटी बच्ची, इतनी सीधी क्यों हो रही हो? कहीं तुम मेरे छोटे मार्शल भतीजे पर मोहित तो नहीं हो गई? मीना शर्मा गई। बकवास मत करो, मुझे वह कमीना बिल्कुल पसंद नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती अचरज से हंस पड़े। उन्होंने सिर हिलाया और दृढ़ता से बोले, नहीं, मैं अपने मार्शल अंकलों के साथ ही चलूंगा। वृद्ध भीष्म ने धीरे से सिर हिलाया, तो यह वृद्ध तुम्हें जोर नहीं देगा। युवा मित्र त्रिपाठी, यहाँ आओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने प्यार से हाथ से इशारा किया। त्रिपाठी जीवप्ती भ्रमित हुए, लेकिन तुरंत पास चले गए। वृद्ध भीष्म, मेरे लिए क्या निर्देश है? वृद्ध भीष्म हल्के से मुस्कुराए और एक दर्पण पेटी उन्हें सौंप दी। ये वह चीज है जो मैंने बहुत पहले प्राप्त की थी। तुम्हें इस बार इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, इसे जितनी जल्दी हो सके उपयोग कर लेना। यह क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ में दर्पण पेटी को संदेह से देखा। समय आने पर पता चल जाएगा। वृद्ध भीष्म ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और मीना को रसायन विद्या संघ की दिशा में ले गए। भेष बदलने वाली कलाकृति का रहस्य। वृद्ध भीष्म के जाने के बाद विराट ने कहा, चलो पहले रहने के लिए कोई सराय ढूंढते हैं। फेयू दबे पांव त्रिपाठी जीवप्ती के पास पहुंची और धीरे से पूछा, वृद्ध भीष्म ने तुम्हें क्या दिया? मुझे नहीं पता। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। एक सराय में विराट ने 2 कमरे ढूंढे। 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया के जल्द ही खिलने के कारण तैरते बादल नगर की सराय मेहमानों से भरी थी। ये दोनों कमरे सराय के मालिक ने बड़ी मुश्किल से उपलब्ध कराए थे। आपस में चर्चा के बाद यह तय हुआ कि फेयू और त्रिपाठी जीवप्ती एक कमरे में रुकेंगे, जबकि बाकी तीनों दूसरे कमरे में रहेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती को कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले भी फेयू के साथ रहने के आदी थे। थोड़ी देर की गहमागहमी के बाद सब व्यवस्थित हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती अपने हाथ में दर्पण पेटी लिए जमीन पर पालथी मारे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वृद्ध भीष्म उन्हें तैरते बादल नगर में प्रवेश करते ही ऐसी कोई चीज देंगे। फेयू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे खोलकर देखो, मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि वृद्ध भीष्म ने तुम्हें कैसा खजाना दिया है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और जैसे ही पेटी खोलने वाले थे वह अचानक असहाय होकर मुस्कुराए और फुसफुसाए, आप सभी यहाँ आ जाए। अगले कमरे में छिपकर बातें सुन रहे रिमारू और फेई जियान के चेहरे पर असहजता का भाव आ गया। रिमारू ने सूंघा और नेक नियत से कहा, ये छोटा मार्शल भतीजा मार्शल अंकल को कोई सम्मान नहीं देता, मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। फेई जियान भी पीछे हो लिए। विराट ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर लाचारी का भाव आया, लेकिन वह भी पीछे पीछे चले गए। कमरे के अंदर सबकी निगाहें त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में पकड़ी दर्पण पेटी पर थीं। जाहिर है वे सभी जानना चाहते थे कि अंदर क्या है। उनकी चौकस नजरों के बीच त्रिपाठी जीवप्ती ने पेटी खोली और उसमें से पतंग के पंख जितनी पतली एक चीज निकाली। वह नहीं जानते थे कि यह चीज किस सामग्री से बनी थी। छूने पर यह ठंडी थी और इसके कुछ हिस्सों पर कई छेद थे। पहली नजर में ये चीज किसी व्यक्ति के चेहरे से उतरी गई त्वचा जैसी दिखती थी, भयानक और डरावनी। तो ये बात है। विराट का भाव बदल गया। वृद्ध भीष्म वाकई कितने विचारशील हैं। क्या इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए होता है? त्रिपाठी जीवप्ती भी उस चीज का कार्य समझ गए। फेयू ने आग्रह किया, इसे लगाओ और देखते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कपड़े के उस टुकड़े को अपने चेहरे पर रखा। अगले ही पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ उनके चेहरे पर रेंग रहा है और त्वचा में समा रहा है, जिससे उन्हें बहुत आरामदायक एहसास हुआ। उन्हें नहीं पता था कि उनका वर्तमान रूप कैसा था, लेकिन सामने मौजूद चारों मार्शल अंकलों के भावों में आए बदलावों से वह अनुमान लगा सकते थे कि उनके पहले और बाद के रूप में निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर था।
यह रिमारू का जबड़ा नीचे गिर गया। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव देखा जा सकता था। फेई जियान की आंखें भी चौड़ी हो गईं। क्या बदलाव सच में इतना बड़ा है? त्रिपाठी जीवप्ती व्यंग्यपूर्वक हंसे। फेयू ने अपना हाथ हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने पानी का एक दर्पण बनाया। दर्पण में देखते ही त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत चकित रह गए। दर्पण में जो चेहरा दिखाई दिया वह एक बिल्कुल अजनबी का था और यह उनके अपने स्वरूप से पूरी तरह से अलग था। वह काफी सुंदर था और उनकी त्वचा एक महिला की तरह सफेद थी। ये छैला क्यों है? त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर काली लकीरें छा गईं। उन्होंने आगे बढ़कर अपना चेहरा नोचा और दर्पण में भी ये दृश्य पूरी तरह से प्रतिबिंबित हुआ। विराट ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके, अद्भुत। ये कलाकृति वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसने न केवल तुम्हारा रूप बदला है बल्कि इसने तुम्हारी जीवन शक्ति को भी बदल दिया है। अब हमें तुम्हारे उजागर होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फेयू मीठे से मुस्कुराई। मुझे सच में वृद्ध भीष्म को धन्यवाद देना होगा। मैं इस समस्या को लेकर इतने समय से परेशान थी। चून की त्रिपाठी जीवप्ती 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया के औषधीय रस को संघनित करने के लिए आसमानी मीनार पर जाने वाले थे, इसलिए उन पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। यदि उनका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट हुआ तो उन्हें निशाना बनाया जाना अच्छा नहीं होता। वृद्ध भीष्म द्वारा दी गई इस कलाकृति ने इस समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया। सुरक्षा और भविष्य की योजना। ये भेष बदलने की तकनीक सरल थी। विराट और अन्य लोग भी त्रिपाठी जीवप्ती का रूप बदलना जानते थे, लेकिन ऐसी तकनीक को स्वामी मास्टर्स आसानी से भांप लेते थे और ये त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति को नहीं बदल सकती थी। लेकिन अब उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भले ही इस बार त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो, अगर उन्हें निशाना बनाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो देखेगी वह त्रिपाठी जीवप्ती स्वयं नहीं होंगे। विराट ने आह भरी। वृद्ध भीष्म के पास वाकई बहुत अच्छी चीजें हैं। पिछली बार उन्होंने नीला शोधन पत्थर निकाला था जो केवल तारामंडल में पाया जा सकता है। इस बार यह इतनी उपयोगी भेष बदलने वाली कलाकृति है। रसायन अभ्यासी वास्तव में अमीर लोगों का समूह है। छोटे मार्शल भतीजे का वर्तमान रूप कहीं अधिक आकर्षक है। फेयू ने नखरे से मुस्कुराया। मार्शल चाची को इस तरह के छैले पसंद हैं। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती पहले बदसूरत नहीं थे, लेकिन वह निर्दोष रूप से सुंदर भी नहीं थे। वर्षों की कड़ी मेहनत ने उन्हें एक तेज तर्रार स्वभाव दिया था जो उन्हें जितना अधिक देखा जाता था उतना ही अधिक आकर्षक बनाता था। लेकिन अब वह सचमुच दुनिया को चौंकाने की हद तक सुंदर थे, कुछ हद तक राक्षसी रूप से सुंदर। ऐसा रूप दुनिया की किसी भी महिला का पक्ष जीतने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अचानक अपनी जीवन शक्ति को सक्रिय किया और उसे अपने चेहरे पर संघनित किया। अगले ही पल उनका चेहरा हिलने लगा और जल्द ही उनका रूप थोड़ा बदल गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने दर्पण में देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। अब यह एकदम सही है। बदलने का क्या मतलब है? पिछला रूप इतना अच्छा था। हालांकि यह भी बुरा नहीं है, लेकिन ये पहले वाले जितना अच्छा नहीं है। फेयू ने मुंह फुलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। निर्दोष होना सबसे बड़ी कमी है। यह अब अधिक स्वाभाविक दिखता है। उनकी यह बात सुनकर फेयू ने भी विचार किया, फिर थोड़ी देर बाद सिर हिलाया, त्रिपाठी जीवप्ती के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए। विराट ने गहरी सांस ली। अच्छा, मुझे सच में किसी और समय वृद्ध भीष्म को धन्यवाद देना होगा। इस चीज की मदद से हम वास्तव में पूरी ताकत से जा सकते हैं। कल मैं रिमारू और फेई जियान के साथ आसमानी मीनार पर जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। अधिक समय नहीं बचा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यही विकल्प चुनेंगे। अग्रिम में स्थिति की जांच करना और तैयारी करना बेहतर है। फेयू, तुम और मार्शल भतीजा शहर में इंतजार करोगे और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दोगी। हालांकि तैरते बादल नगर अपेक्षाकृत सुरक्षित है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लड़ाई नहीं होगी। फेयू ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है। सभी आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने चेहरे पर लगी भेष बदलने वाली कलाकृति को नहीं उतारा और इसके बजाय इसके कार्यों से खुद को परिचित करने के लिए उसे लगाए रखा। जैसे जैसे रात होती गई, तैरते बादल नगर के आकाश में अचानक एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवक दिखाई दिए। वृद्ध व्यक्ति के बाल सफेद थे और वह लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे। उनके बगल में एक युवक था जो अपनी शुरुआती 20 की उम्र का प्रतीत होता था, लेकिन उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं क्योंकि वह उत्सुकता से हलचल भरे तैरते बादल नगर का अवलोकन कर रहा था। वृद्ध व्यक्ति भी अवलोकन कर रहे थे और लंबे समय के बाद उनकी मैली आंखों में एक प्रकाश की किरण कौंधी, जैसे कि वह अपनी यादों में डूबे हों, लंबे समय तक चुप रहे। ये तो एक और नए रहस्य का आगमन प्रतीत होता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जीवप्ती के नए भेष का नाम क्या होगा, या यह वृद्ध व्यक्ति और युवक कौन है? एपिसोड 700। आसमानी मीनार के नीचे एक रहस्यमय आगमन। उज्ज्वल मेघात्मक धर्म संप्रदाय के ऊपर फैले तारामंडल को भेद कर दो आकृतियां धीरे धीरे धरती की ओर उतर रही थीं। ये थे एक वृद्ध जिनका चेहरा गहन अनुभव की कहानियां कहता था और उनके साथ उनका युवा शिष्य जो दुनिया के रंग देखने के लिए उत्सुक था। गुरुदेव, क्या यही वह अवरोही मेघ नगरी है? युवा शिष्य जय याओ ने नीचे उमड़ती भीड़ को बड़ी रुचि से निहारते हुए पूछा। उसकी आंखों में बाल सुलभ जिज्ञासा का प्रकाश था। हाँ, वृद्ध गुरु ने एक लंबी सांस ली। नगरी का नाम तो वही है, पर लोग बदल गए हैं। 1000 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है मेरे बच्चे। उनकी आवाज में युगों का विस्मय और हल्का विषाद घुला हुआ था। युवा जय याओ ने अपनी दृष्टि को दूर क्षितिज पर स्थित एक शिखर की ओर मोड़ा। क्या वह चोटी ही आसमानी उत्थान शिखर है जिसके बारे में आपने बताया था? हाँ, उसी शिखर पर ही सहस्र वर्ष दानवी पुष्प खिलता है। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। जय, इस बार मैं तुम्हें यहीं उसी पुष्प के खिलने के लिए लाया हूँ। तुम जन्म से ही मेरे साथ पर्वतों में साधना करते रहे हो, इसलिए संसार के छल कपट से अनभिज्ञ हो। यहाँ आकर कोई उपद्रव मत करना और लोगों के दुर्भावनापूर्ण हृदय से सावधान रहना। शिष्य समझ गया गुरुदेव। युवक ने विनम्रता से नमन किया। किंतु गुरुदेव, आप उसी सहस्र वर्ष दानवी पुष्प के अमृत रस को परिष्कृत करने जा रहे हैं। क्या आप मुझे उसके बारे में और नहीं बता सकते? मैं उस वस्तु के बारे में बहुत उत्सुक हूँ।
वृद्ध गुरु बाजपेयी अमरीश कांत हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये समझाना कठिन है। जब वह दिन आएगा तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे। अच्छा, चलो पहले नगरी के स्वामी से मिलते हैं। मुझे याद है कि यहाँ के स्वामी आओगू मेरे एक पुराने मित्र की संतान होने चाहिए। गुरुदेव, कृपया धीमे चलें। जय याओ ने शिष्टाचारपूर्वक वृद्ध का सहारा दिया और वे दोनों धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरे। नगरी के भीतर हलचल। नगरी में कई लोग इस वृद्ध और युवा शिष्य को अचंभे से देख रहे थे, परंतु किसी ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इस अवरोही मेघ नगरी में इस समय साधकों का तांता लगा हुआ था। वृद्ध दिखने में भले ही बूढ़े और जर्जर लग रहे थे, मानो मृत्यु की कगार पर हों, किंतु उनके भीतर से एक अलौकिक उत्कृष्ट कोटि के सिद्ध गुरु की आभा निकल रही थी। ठीक उसी समय नगरी के स्वामी के भव्य भवन के भीतर तीनों जातियों दानव, मानव और दैत्य के महाशक्तिशाली संत कोटि के गुरुजन एकत्रित थे। नगरी के स्वामी आओगो स्वयं दानव जाति से थे, जबकि उपस्वामी जो लियांग और जिनजियाओ क्रमशः मानव और दैत्य जाति से थे। हर 3 वर्ष में ये तीनों संत कोटि के स्वामी नगर के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। इस समय वे सभी एक गंभीर विषय पर विमर्श कर रहे थे। सहस्र वर्ष दानवी पुष्प जल्द ही खिलने वाला था और नगरी साधकों से भरी हुई थी। उन्हें ऐसी व्यवस्थाएं करनी थी जिससे अव्यवस्था न फैले और नगरी की नींव पर कोई विपदा न आए। सबसे महत्वपूर्ण, इस नाजुक दौर में उन्होंने किसी भी संत कोटि के स्वामी को नगरी से 100 किलोमीटर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया था। वे जानते थे कि सहस्र वर्ष दानवी पुष्प ही इस नगरी की समृद्धि का आधार और प्रतीक है। वे इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि पुष्प के खिलते समय किसी भी संत कोटि के स्वामी की प्रचंड दिव्य चेतना से उसकी पवित्रता भंग न हो। गुरुदेव का सम्मान। तभी द्वारपाल ने भीतर आकर आओगो को किसी वृद्ध के आगमन की सूचना दी। एक बूढ़ा आदमी। आओगो ने भौहें सिकोड़ी और अप्रसन्नता से हाथ हिलाया। मैं उनसे नहीं मिलूंगा, उन्हें जाने दो। किंतु द्वारपाल हिला भी नहीं। कुछ क्षण बाद आओगो ने जैसे कुछ याद किया और झट से कहा, अच्छा जाओ और वह वस्तु यहाँ लाओ। द्वारपाल ने एक छोटी सी वस्तु उन्हें थमा दी। आओगो ने जैसे ही उसे देखा, उनका रंग उड़ गया। वह वस्तु आओगो परिवार का पारिवारिक प्रतीक थी। उन्होंने वस्तु को ध्यान से रखा, फिर उपस्वामी जो लियांग और जिनजियाओ की ओर मुड़े। आप दोनों, आज के लिए विमर्श यही समाप्त होता है। मुझे किसी से मिलना है। जैसा नगरी स्वामी उचित समझे। जो लियांग ने हल्का सा सिर झुकाया। आओगो के जाने के बाद जिनजियाओ ने द्वार की ओर देखते हुए कहा, भाई जो, यदि यह व्यक्ति आओगो के दादाजी को जानता है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि यह लगभग 1000 वर्षों से जीवित है? क्या इस दुनिया में ऐसे प्राचीन दानवों की कमी है? जो लियांग ने उदासीनता से कहा। जिनजियाओ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। बहुत सारे हैं, परंतु आओगो परिवार से संबंध रखने वाले बहुत कम हैं। मुझे नहीं पता कि भाई जो ने ध्यान दिया या नहीं, परंतु द्वारपाल जो वस्तु लाया था वह आओगो परिवार का पारिवारिक प्रतीक था। जहां तक मुझे पता है, इस परिवार ने आज तक केवल 3 ही पारिवारिक प्रतीक जारी किए हैं। 2 दानव जाति के पास हैं, जो उनके विश्वास पात्रों के पास हैं, जबकि अंतिम एक मानव जाति के पास है। तो आने वाला मानव है। जो लियांग ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसने बाहर से कोई प्रबल दानवी शक्ति महसूस नहीं की थी। तभी तो ये बड़ी समस्या है। जिनजियाओ का चेहरा बदल गया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा मानव जाति का स्वामी है जिसने आओगो परिवार का पारिवारिक प्रतीक प्राप्त किया था? जो लियांग सोचने लगा, इस परिवार को अपना पारिवारिक प्रतीक देने के लिए वह मानव अवश्य ही असाधारण होना चाहिए। जिनजियाओ ने चारों ओर देखा, जो लियांग के करीब झुका और कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। ये सुनकर जो लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये सच है? मैं गलत नहीं हो सकता। जिनजियाओ ने भारी मन से सिर हिलाया। यदि वास्तव में वह वही हैं। जो लियांग और जिनजियाओ ने एक दूसरे को देखा और वे एक पल के लिए भी नहीं रुक पाए। वे तुरंत उठे और तेजी से आओगो के पीछे चल दिए। संत कोटि का गुरु और शिष्य। नगरी स्वामी के भवन के बाहर आओगो ने तेजी से आगे बढ़कर वृद्ध गुरु को देखा और हतप्रभ रह गए। फिर उन्होंने अत्यंत सम्मान से झुककर प्रणाम किया। इस कनिष्ठ को क्षमा करें, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वास्तव में आप ही वरिष्ठ सीनियर हैं। आपसे न मिल पाने के भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाहर खड़े रक्षकों की आंखें फटी रह गईं। दानव जाति अत्यंत अभिमानी और कठोर मानी जाती है और आओगो किसी के सामने आसानी से सिर नहीं झुकाते थे। उन्होंने कभी भी नगरी स्वामी को किसी नए गुरु के प्रति इतना आदर दिखाते हुए नहीं देखा था। ये कौन से मानव जाति के स्वामी थे? वृद्ध गुरु मुस्कुराए। बहुत वर्ष हो गए, वह छोटा बालक भी अब बड़ा हो गया। ये दुर्लभ है कि तुम्हें मेरा चेहरा अब भी याद है। अच्छा, ये बताओ ऑस्टिन, अब कैसा है? आओगो ने दुख से उत्तर दिया, दादाजी तो 100 वर्ष पहले ही चल बसे। ये सुनकर वृद्ध ने एक आह भरी, मेरे सभी पुराने मित्र चले गए और मैं ये बूढ़ा शरीर लेकर भटक रहा हूँ। हाय वरिष्ठ, ये क्या कह रहे हैं? आपका अस्तित्व तो मानव, दैत्य और दानव जातियों के लिए एक वरदान है। हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, सचमुच अब और नहीं टिक सकता। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। ये छोटा भाई। आओगो की निगाह उनके पास खड़े युवा शिष्य पर पड़ी। कनिष्ठ जय याओ, वरिष्ठ को प्रणाम करता हूँ। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। युवक ने आदरपूर्वक स्वयं का परिचय दिया। आओगो की आंखें चमक उठी। वरिष्ठ ने शिष्य स्वीकार किया। वृद्ध ने सिर हिलाया। मैं तो मृत्यु के करीब हूँ, इसलिए अपनी विरासत सौंपना चाहता था। इस बालक की योग्यता बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखकर सिखाने का निश्चय किया। युवा, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है जो तुम वरिष्ठ जैसे महान चरित्र को गुरु रूप में पा सके। मुझे भय है कि तुम इस संसार के सभी जीवों के लिए ईर्ष्या का पात्र बनोगे। आओगो ने आह भरी। वह जान गया था कि जय याओ मानव नहीं, बल्कि दैत्य जाति का था। लेकिन उसके शरीर में दैत्य शक्ति इतनी कुशलता से छिपाई गई थी कि आओगो के स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति कोई संकेत नहीं पहचान सकता था। आओगो ने मन ही मन प्रशंसा की कि इस वरिष्ठ गुरु का मन वास्तव में कितना उदार है। स्वयं मानव होते हुए भी उन्होंने दैत्य जाति के बालक को अपना अंतिम शिष्य स्वीकार किया।
शायद उनकी दृष्टि में मानव, दैत्य या दानव जातियों के बीच कोई भेद नहीं था, सभी संसार का हिस्सा थे। इसी व्यापक दृष्टिकोण के कारण उन्हें पूरे विश्व में सम्मान मिला था। एकता की आशा। तभी झोउ लियांग और जिन जियाओ दौड़ते हुए आए और हाथ जोड़कर वृद्ध गुरु का अभिवादन किया। वरिष्ठ को हमारा प्रणाम। तुम दोनों ही झोउ लियांग और जिन जियाओ अवरोही मेघ नगरी के उपस्वामी हो, है ना? वृद्ध हल्के से मुस्कुराए। वास्तव में वरिष्ठ की दृष्टि मशाल के समान है। उनके चेहरे अचानक चमक उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह महान गुरु उन्हें पहचानते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वृद्ध ने जोर से सिर हिलाया। अवरोही मेघ नगरी, तुम तीनों के शासन में इतनी समृद्ध हुई है। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत प्रयास किए हैं। यदि इस दुनिया में तुम जैसे और लोग होते जो जातियों के बीच के अंतर और बाधाओं को एक तरफ रख सकें, तब तो स्वर्ग के नीचे के सभी जीव एक परिवार बन जाते। मुझे नहीं पता कि यह बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा दृश्य देख पाएगा या नहीं। कनिष्ठ अवश्य ही कड़ी मेहनत करेंगे, झोउ लियांग और जिन जियाओ ने तुरंत कहा। हम अन्य स्थानों के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अवरोही मेघ नगरी में वरिष्ठ इसे अवश्य देखेंगे। हाँ, तो ये बूढ़ा गुरु इसके लिए उत्सुक रहेगा। वृद्ध हल्के से मुस्कुराए। वरिष्ठ, आइए हम भीतर चलकर बात करते हैं। आओ गु ने तेजी से उन्हें आमंत्रित किया, जैसे वे नहीं चाहते थे कि झोउ लियांग और जिन जियाओ इस गुरु से अधिक देर तक बात करें। वृद्ध गुरु ने सिर हिलाया और भीतर चले गए। युवा शिष्य जय याओ प्रेम से उनका सहारा दे रहा था। संत गोलियां। महल के अंदर आओ गु ने वृद्ध गुरु और जय याओ के स्वागत के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। वृद्ध ने कुछ स्पिरिट फल चखे और रुक गए, लेकिन जय याओ ने खुलकर खाया और पिया। झोउ लियांग और जिन जियाओ ने भी अपना दर्जा नीचे करके जय याओ को जाम पेश किया। 3 दौर के मदिरापान के बाद आओ गु ने पूछा, क्या वरिष्ठ भी सहस्र वर्ष दानवी पुष्प के लिए ही यहाँ आए हैं? हाँ, वृद्ध ने सिर हिलाया। लेकिन तुम निश्चिंत रहो कि मैं मौजूदा नियमों को नहीं तोड़ूंगा, नहीं मैं किसी के हितों को हानि पहुंचाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण तो इस युवा शिष्य को दुनिया दिखाने के लिए लाया हूं। हमें वरिष्ठ के चरित्र पर पूरा विश्वास है। आओ गु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूं ताकि इस शिष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकूं। ये बूढ़ा गुरु उत्तराधिकारी ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कृपया निश्चिंत रहें वरिष्ठ, अवरोही मेघ नगरी में कोई भी इसे चोट नहीं पहुंचाएगा। ये कनिष्ठ अपने जीवन की गारंटी देता है। आओ गु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। इसके बदले में मैं तुम तीनों में से प्रत्येक के लिए एक संत गोली परिष्कृत करने में मदद कर सकता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, आओ गु और बाकी दोनों एकाएक उत्तेजित हो उठे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपनी अपनी संत गोली के लिए आवश्यक सामग्री और शर्तें सामने रखने की जल्दी करने लगे। वृद्ध गुरु की उपस्थिति से नगरी में एक नई और असाधारण ऊर्जा का संचार हो चुका था।